आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है और स्वराज्य के लिए तैयार हो गया। जैसे आपने बताया कि आज से 25 साल पहले ही मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी और आपने पता कर लिया कि किस तरह से क्या हुआ। क्या ऐसा आपको पता चला कि जो फिगर आउट हो गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई? आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में रहने का एडवांटेज ये होता है कि आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। सो आपकी मिस्ट्री क्या कहती है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था क्या वो सही घटना है या उसमें जो झोल है? सुभाष बोस की डेथ को लेकर के 3 थ्योरियां हैं। तो पहली थ्योरी जो गवर्नमेंट का वर्जन है कि प्लेन क्रैश वाली थ्योरी, सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई। मैं जब इस केस को स्टडी कर रहा था तब गुमनामी बाबा का जिक्र हुआ। सच्चाई वही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं सिर्फ गुमनामी बाबा पे आपको आंसर अभी दूं तो जो पहले 2 एंगल के सपोर्टर हैं वो आके आपके जो करेंगे। थ्योरी को सच मानने के लिए कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस क्या आए सामने या आया हो जिससे माना जाए कि ये थ्योरी ही सच है? अगर मोदी बोलेगा तो कोई कांग्रेस वाले इसको नहीं मानेंगे ना। एविडेंस फ्री है, हर चीज में एविडेंस मानता है। करेक्ट। बात कर रहा हूँ साल 2005 के फरवरी या मार्च की। वो ये था कि प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई है। तो सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अंदर बहुत से केसेस हैं कि आपका शास्त्री जी का केस है जिनकी डेथ को लेकर के बहुत मिस्ट्री और कंट्रोवर्सीज हैं। राजीव गांधी के बारे में राइट है। इतना ही गवर्नमेंट ने और यहाँ की जो इंफॉर्मेशन एजेंसीज हैं उन्होंने कभी कोशिश नहीं की इस पे आगे जांच नहीं हुई? देखिए मैं उस पर मैं पहली बात तो ये कि मैं इतना ही बोल सकता हूँ जितने के रिकॉर्ड मेरे हाथ लगे। मैं भारत इसकी जांच के लिए कमेटी और कमीशंस बनाए गए थे। ये टोटल 3 थे और तीनों की रिपोर्ट्स जो थी वो अलग अलग थी। तो अगर मैं भारत सरकार के नोट फॉर द कैबिनेट्स हैं कम से कम 8-10 जो नेताजी की डेथ को लेकर के हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। इतिहास के कुछ पन्ने समय बीतने के साथ धुंधले नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं। एक ऐसी ही अनसुलझी कहानी है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। इस कहानी से पर्दा अभी तक पूरी तरह से नहीं उठा। ये बात अलग है कि कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जो हवाई दुर्घटना हुई ताइपेई में उसमें उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक वो फिगर आउट नहीं हो पाई है। आज इसी मिस्ट्री को समझने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं उनके बारे में कि वो पिछले 25 सालों यानी कि 2.5 दशक से ज्यादा समय से इस पर काम कर रहे हैं। उनकी मृत्यु का रहस्य खोजने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर अनुज धर जी हमारे साथ हैं। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं और बहुत सारा काम किया है। सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर क्यों उनकी मृत्यु का रहस्य खुलकर सामने नहीं आ रहा, क्या क्या किया उन्होंने और अब तक क्या क्या हो चुका है और अभी क्या क्या करने की जरूरत है, किस तरह से ये मिस्ट्री सुलझेगी, इसी पे आज हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं। और बिना देरी के आप पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर। आपने बड़ा धांसू आपने इंट्रोडक्शन दिया करके, लेकिन उसमें आपने 25 पॉइंट ऐसे गिना दिए कि जिन पे मैं बोलना चाहूंगा बाद में। एक तो ये कि मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसको एक आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ठप्पा नहीं लगा है। तो हम बातचीत करेंगे तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। मिस्ट्री मैंने आज से कोई 25 साल पहले क्रैक कर ली थी, लेकिन उसको मैं लेके एफर्ट लगा रहा हूँ कि उसको जनता में एक ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, क्योंकि सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसके कारण है, लेकिन जनता में जो है उसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। तो केस सेटल हो चुका है लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मानती, ऑफिशियल नहीं हुआ है, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट वाली जो कहानी है वो। बाकी ये कि एक आपने बड़ा अच्छा बात अभी आप बोल रहे थे, तो आपने कहा कि ये इतिहास के पन्नों में चीज़ें छुपी हुई होती हैं बहुत पुरानी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, देखिए किसी की भी मृत्यु हो जाए सडनली, अपने घर में हो जाए, कोई मान लीजिए कोई यंग आदमी चला जाए, तो एक दिल में बड़ा चिंता हो जाती है क्या हुआ एकदम से। तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है। अगर वो कोई एक पब्लिक फिगर हो
और पब्लिक फिगर में अगर ये एकदम से कोई सडनली उनका डेथ हो जाए या सडनली कहीं मिस्ट्री गायब हो जाए तो बहुत नेचुरल रिएक्शन है कि लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। और दुनिया में कोई भी इस तरह के जो बड़े लोग हैं जिनकी डेथ नेचुरल नहीं हुई है, उनकी हत्या हो गई या उनको गायब हो गई या जो भी कुछ हुआ, तो सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अंदर बहुत से केसेस हैं कि आपका शास्त्री जी का केस है, बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे देश में, भारत के अंदर भी, जिनकी डेथ को लेकर के बहुत मिस्ट्री और कंट्रोवर्सीज रही है। राजीव गांधी के बारे में हर चीज़ के बारे में देश विदेश में हर जगह एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक को लेकर के डेथ मिस्ट्री को लेकर इशू है, तो वहाँ पे हर जगह दुनिया में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन ये जो मुद्दा जिस पे हम आप बातचीत कर रहे हैं हम, ये बहुत अनोखा है। मतलब अनोखा इतना है कि इसके जैसा कोई और केस दुनिया में है ही नहीं कोई, क्योंकि ऐसे जितने भी आप मुद्दे उठा लेंगे देश विदेश के अंदर, कि यहाँ पे कहने को तो राम मनोहर लोहिया की डेथ पे भी मिस्ट्री है, दीनदयाल उपाध्याय की भी डेथ पे मिस्ट्री है, लाल बहादुर शास्त्री का नाम मैंने लिया, लेकिन इन जितने सारे मुद्दों का आप बात करेंगे देश विदेश के अंदर, थोड़ी बातें उठी लेकिन दब गई। दुनिया में दो ही एक ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे इतने दशक बीतने के बावजूद दो कंट्रोवर्सी ऐसी हैं पूरे देश विदेश में जो लगातार सुर्खियों पे रही हैं और उनमें क्लोजर नहीं हो पा रहा, और उसमें मल्टीपल एक से ज़्यादा इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा जैसे शास्त्री जी वाले केस में कभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई गवर्नमेंट के लेवल पे, लेकिन सुभाष बोस के बारे में दुनिया जहान भर की इंक्वायरियाँ हुई गवर्नमेंट की, कम से कम कमिटीज भी बनाई गई, कमेटी, कमीशन, इंटेलिजेंस की इंक्वायरी, फलाना बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो वहाँ पे ये आ रहा कि जैसे अमेरिका में केस है जॉन एफ कैनेडी का, जो केस था, उनके राष्ट्रपति अमेरिका के जो थे 1963 में उनको गोली मार दी गई थी, तो वो एक केस है कि वो इतना लंबा समय होने के बावजूद अमेरिका की जनता, और ये और सुभाष बोस वाले केस में कॉमन ग्राउंड ये है कि अमेरिका की जनता नहीं मानती कि उनकी मौत का जो ऑफिशियल वर्जन है उसको नहीं मानती, बाकी अभी भी, और अभी भी ट्रम्प ने भी आकर के डॉक्यूमेंट उसके रिलीज करे थोड़े से। उसी तरह के भारत देश के अंदर भी जो आपने बोला कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ होगी, इसको भारत की जनता नहीं मानती। वो कंफ्यूज हो सकते हैं आगे वाले केसेस की हुआ क्या, लेकिन कम से कम प्लेन क्रैश की बात को जनता में लोग नहीं मानते। यहाँ के भारत की सरकार मानती है लेकिन पब्लिक नहीं मानती। और यहाँ पे तो ऐसे दुनिया में कोई और केस नहीं है कि उस पर इतनी लंबी इंक्वायरी हो, उस पर अलग अलग इंक्वायरी बैठे, अलग अलग बातचीत हो और वो मीडिया में चैनल में डिस्कस किया जाए। तो जितनी दुनिया जहान भर की ये डेथ मिस्ट्रीज और ये सब हैं, उस पूरी कहानियों में सुभाष चंद्र बोस की और कैनेडी वाले केस का कोई मुकाबला नहीं। और हम, मेरा मानना है कि हम कैनेडी वाले केस से बहुत ज़्यादा आगे, कैनेडी वाले केस के अंदर बहुत कम इंफॉर्मेशन है उस सेंस में, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। और ये क्योंकि केस इंटरनेशनल लेवल का है, क्योंकि इसमें घटनाक्रम जैसे आपने बोला कि ताइपाई में हुआ है प्लेन क्रैश का, तो ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। तो इस पूरे केस में अलग अलग देश और देशी विदेशी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में मतलब विचित्र सा केस है जो आपको पूरे इतिहास में नहीं मिलेगा। और भारत जैसा देश जहाँ पे लोग जो हैं आज के दिन में मनमोहन सिंह को लोग भूल गए, हम लोग जो हैं अब उसमें सोचने वाली बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है कि यहाँ देश के लोग जो हैं चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, हमें याद कुछ रहता नहीं है। हम चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, हम लोग पहले का भूल जाते हैं। आज के दिन में शाहरुख खान बहुत बड़ा आदमी है, कल को शाहरुख खान जी का टाइम खत्म हो जाएगा तो आप उनको भूल जाएंगे। जैसे आपने राज कपूर को, देवानंद को भूल गए, आप नए के पीछे पड़ जाओगे जैसे उससे बड़ा कोई दुनिया में आसक पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ के लोग जो है चढ़ते सूरज को सलूट मारने वाले लोग हैं, इतिहास में भूल जाते हैं। और सुभाष बोस की आप बात कर रहे हैं, जो आदमी 1941 के बाद इस देश में नहीं है। तो जो व्यक्ति आज के दिन में जिस देश में लोग मनमोहन सिंह को भूल गए, और एक ऐसा व्यक्ति जो 1941 में आखिरी बार भारत, 40 के आखिर में, 41 की शुरुआत में यहाँ से निकल गए थे वो, तो जो आदमी आज से 80-90 साल पहले इस देश से जा चुका है, उसके बारे में सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, मीडिया में टेंशन नहीं था। उसके बावजूद भी ये हालत है कि आज के दिन में यहाँ पर बैठ के हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। और तो ये एक बहुत, मैंने कहा ना, बड़ी विचित्र चीज़ है कि ये ऐसी आपको दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। सो अनुज सर, बिफोर आई स्टार्टिंग द क्वेश्चनिंग, मुझे जानने में बड़ी क्यूरियोसिटी है। सबसे पहले ये कि आप मीडिया में वर्किंग थे और वहाँ से फिर एकदम से छोड़ के इस टॉपिक पे काम करना शुरू किया और एक अच्छा खासा टाइम आपने दिया, अच्छा खासी रिसर्च की है उस पर, और बहुत हद तक आप ने चीज़ों को डिस्क्लोज भी कर दिया है और अभी भी आप लगातार लगे हुए हैं। तो कहाँ से ऐसा, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में जो आप इधर टर्न हुए? नहीं, मैं बाहर नहीं, मतलब ये मीडिया से ही शुरू हुआ था। मैंने जो मेरी शुरुआत मीडिया में ही हुई थी। तो जो मैं कंक्लूजन आज के दिन में आपको बताता हूँ, वो कंक्लूजन मैंने एज ए मीडिया में रहते रहते ही ड्रॉ कर लिए थे। और मेरा जो इस पूरे केस में जो आना था एक एक्सीडेंट था, मतलब मैं कुछ सोच समझ करके या मैं कोई नेताजी का बहुत बड़ा भक्त था, ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। मैं नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हमें हमारे दिल में सभी
जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए दिल में अच्छी फीलिंग्स होती हैं। हमें भगत सिंह भी अच्छे लगते हैं, हमें पंडित जी भी अच्छे लगते हैं, हमको गांधी जी भी अच्छे लगते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी अच्छे लगते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी अच्छे लगते हैं। तो हम लोग उस तरह के नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं कि हमें सब अच्छे लगते हैं। हम लोग बचपन में उनकी बातें करते हैं, सभी को प्रणाम किया और सभी की बातचीत करनी। तो उस मामले में ऐसे ही नॉर्मल था। मतलब मेरा उल्टा एक जो कनेक्शन सुभाष बोस के साथ में एक ये था, जो मुझे बाद में शायद अब मैं उसको जोड़ता हूँ, उस टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन ये था कि मेरे जो दादाजी थे वो अंग्रेजों की फौज में, जो भारतीय फौज में थे जब अंग्रेज का राज यहाँ पे था। भारतीय फौज ही उसका नाम था, इंडियन आर्मी ही बोलते थे उसको भी, इंडियन आर्मी, जब अंग्रेज यहाँ पे थे। तो वो सुभाष बोस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है भारतीय सेना ने, ये उसमें थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। हाँ, उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी तो नहीं बोलते थे, इंडियन आर्मी बोलते थे उसको। अभी हम लोग अपने आप को अपने दिमाग में एक डिफरेंस करने के लिए बोलते थे कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी, लेकिन टेक्निकली इंडियन आर्मी ही था उसका नाम। तो इंडियन आर्मी में वो थे, तो उन्होंने अंग्रेज के जब उसको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने जो सुभाष बोस से जो INA वगैरह से लड़ाई उनकी हुई है, तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे दादाजी से, वो उन्होंने वहाँ कोहिमा में लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ में। तो टेक्निकली मैं तो गद्दार की साइड का पार्टी का हुआ, मैं कोई फ्रीडम फाइटर, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरे घर में, मेरे खानदान में कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था। तो हम तो नौकरियां, गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले लोग, उस तरह के लोग, हमारे काफ़ी लोग फौज में थे मेरे परिवार में पीछे अंग्रेजों के ज़माने में। तो ये तो लेकिन बस मुझे ये था कि वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपने जो दादाजी को मैंने कभी देखा नहीं, मेरी शक्ल उनसे पूरी मिलती है, लेकिन उनके बारे में सुना था मैंने, और उनके जो उनके एक्सपीरियंस वहाँ पे हुए थे, तो उनसे एक मोटा कचीज़ मुझे कहना कि मुझे इंडिकेशन मिला था वहाँ पे, जो घर में बड़े बात करते थे कि भारत की आज़ादी मिलने में जो मेन कारण था कि इंडिया आज़ाद क्यों हुआ, वो ये था कि अंग्रेज हमारे पूरे ब्रिटिश, ना केवल भारत, उनका जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर था उसको उन्होंने कंट्रोल किया था भारतीयों को यूज़ करके, या भारतीय खुद उसमें अपने आप खुद अपने मन से उसमें इन्वॉल्व थे। और उसमें सबसे पावरफुल उनके पास में जो डंडा था वो था भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। तो मेरे ऑफिस में कुछ सीनियर्स लोगों ने ये सोचा कि इस पे नेताजी की डेथ पे क्यों ना इंक्वायरी की जाए, और इस पे हम लोग उसको इंटरनेट पे हम लोग करेंगे। तो उसमें एक टीम बनाई गई जिसमें मैं भी हिस्सा था, और आप ये कह सकते हैं कि मेरा उसमें जो है ना, मैं उसमें जब घुस गया फिर मैं निकल नहीं पाया। तो करते उसका मेरा जो इस केस में जो घुसना हुआ, तो मैं ही मेन आदमी बन गया उसका इंक्वायरी का। तो हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ पे इंक्वायरी करी सुभाष बोस की डेथ को लेकर के। हमने सारे पहलू जो है उसमें छेड़े, और इसेंशली मोटा जो मैं आपको आज कह रहा हूँ वो कंक्लूजन 2001 में हिंदुस्तान टाइम्स में होते ही मैंने निकाल लिए थे, और हिंदुस्तान टाइम्स में छप चुके थे। तो ये सब, तो वहाँ से उसके बाद से मैं मतलब आप ये कि समय बदला, काल टाइम बदला, और मैं उससे बाद में इंडिपेंडेंट अपना हो गया। और ऑब्वियसली मैं जो मेरे को इन्फॉर्मेशन नॉलेज 2001 में थी, आज मुझसे बहुत आगे हूँ। तो उसके बाद में हमने करते अलग बने। फिर मैंने और मेरे कुछ लोग, हम दोस्त बने थे, हम लोग एक इंटरनेट चैट रूम में, उस ज़माने में आपको याद नहीं होगा चैट रूम हुआ करते थे, तो एक हमने ग्रुप बनाया मिस्टर नेताजी करके। तो उसमें मैं और चंद्रचूड़ घोष, सायंतन विशाल, श्रीजीत पेड़ेकर, हम लोग का एक ग्रुप बन गया। और भी लोग थे, पर मोटा 5-6 था। हम लोगों ने उसके बाद इंडिपेंडेंटली वो मिशन नेताजी ने इंक्वायरी अपनी स्टार्ट करी है। तो फिर मैं इंडिपेंडेंटली उसके बाद से लेके आज तक मैं अपना काम कर रहा हूँ। बीच में किताबें लिखी और सब कुछ किया, लेकिन इस पूरे कार्य की जो शुरुआत थी वो मीडिया से ही हुई थी। और जो मेरे बेसिक कंक्लूजन है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान टाइम्स में छप चुके हैं, और वो HT के एडिटर्स ने अप्रूव किए हुए। तो मैं मतलब मोटा वही कहानी है। ओके, सो जैसे आपने बताया कि आज से 25 साल पहले ही मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, जिस तरह से आपके लिए, और आपने पता कर लिया कि किस तरह से क्या हुआ। क्या ऐसा आपको पता चला कि जो फिगर आउट हो गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई? आप दिल्ली में रहते हैं, आप भी खुद पत्रकार थे, अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहने का एडवांटेज ये होता है कि आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, ठीक है। तो जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में इंक्वायरी कर रहा था, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने वही किया कि हमने किताबें पढ़ी, हमने लोगों से बातचीत की, हमने उन लोगों से बातचीत की जो केस को जानते थे, जो इंटेलिजेंस में थे, उस मतलब या जो INA में थे। रिपोर्टें पढ़ी कमीशन कमेटी की पहले की, सुभाष बोस के फैमिली के लोगों से बातचीत की, इतिहासकार या वो लोग जो खुल करके कुछ ना कुछ बोलना चाहते थे इस केस में, कि तो उनसे सबसे बातचीत करी। तो उस टाइम पे जब मैं एक्टिव हुआ था 2001 में, तो 2 ही कहानियां चलती थी, और मतलब कहानियां और भी थी, लेकिन यही 2 कहानियां लोग डिस्कस करते थे मेन स्ट्रीम में। कि जैसे आपने बोला कि एक सुभाष जो ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
पहले का वर्जन है कि एक प्लेन क्रैश हुआ था ताइवान जो आजकल का ताइवान है उसकी कैपिटल ताइवान ताइपेई सिटी में एक प्लेन क्रैश हुआ है 18 अगस्त सन 1945 को। सुभाष बोस की डेथ हो गई थी। यह सरकारी वर्जन है जिसको सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये एक वर्जन था। उसके अलावा इसके काउंटर में एक वर्जन था जिसको लोग खुल करके बहुत बड़ा बोला करते थे और ये भी बहुत लोग अभी भी उसको मानते हैं बहुत कि सुभाष बोस की डेथ कोई प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। वो रूस में थे मरने के बाद में, जो मरने की जो डेट बोली जा रही है, और उनको वहाँ पे कैदी बनाया गया। और वहाँ पे ये पंडित जी के कहने पे, लोग पंडित जी को इसमें ब्लेम खींचते हैं, उनको ब्लेम करते हैं कि पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने उनको मरवा दिया। तो ये 2 थ्योरियां थी जिस पे सारी कहानी अटकी हुई थी साल 2001 में। तो जब हिंदुस्तान टाइम्स में हमने इंक्वायरी स्टार्ट करी तो पहले जब मैंने अपनी कमीशन कमेटी की रिपोर्टें पढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि ये कहानी प्लेन क्रैश की ठीक है, क्योंकि सारा डाटा उनके फेवर में था और ये सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन जब मैं उसके बाद में थोड़ा सा उसमें अंदर घुसा और मैंने रिकॉर्ड निकाले, बातचीत की, तो थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया। तब उसके बेसिस पे जब, क्योंकि मैं अकेला आदमी वहाँ था, मेरे साथ में और सीनियर्स भी थे वहाँ पे, एक कंक्लूजन निकाला 4-5 लोगों ने मिल करके और सीनियर्स ने कि ये प्लेन क्रैश की थ्योरी ठीक नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि रिपोर्टिंग नहीं किया हमने हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ पे इंक्वायरी करके और हिंदुस्तान टाइम्स के नाम पे ये बोला कि प्लेन क्रैश ठीक नहीं है। तो रिपोर्टिंग नहीं है कि मैं जाके किसी को मैंने सामने पूछा कि आप क्या, कि फला आदमी कहता है कि सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई हो, तो आपका मतलब उसमें आप बच गए आप, क्योंकि आप नहीं कह रहे, वो कह रहा है, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ हमने हिंदुस्तान टाइम्स के नाम पे, हिंदुस्तान टाइम्स की रेपुटेशन पे ये पूरा कंक्लूजन ड्रॉ किया जिसको एडिटर्स ने क्लियर किया कि ये प्लेन क्रैश की कहानी ठीक नहीं है। तो मुखर्जी कमीशन में मुझे गवाही के लिए बुलाया गया। गवाही की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक कोई भी व्यक्ति जो, अब देखिए, अब बचपन में हम पढ़ते थे कि सुभाष बोस की डेथ पे कमीशन है, गांधी जी की डेथ पे कमीशन बना था, उसमें गवाह ने ये बोला, गवाह ने बोला। तो सडनली मेरे जैसे आदमी को जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का से निकल के आता है कि वहाँ पे एकदम से मैं देखा कि हम कमीशन है नेताजी की डेथ पे, मुखर्जी कमीशन, और दिल्ली का विज्ञान भवन, और मैं उसमें गवाह हूँ। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा ईगो ट्रिप बन गया। बड़ा अजीब सा लगा कि हमारा भी इतिहास में कल को लोग 20 साल बाद लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम कहने के फुटनोट हिस्ट्री में आया कि साहब नेताजी कमीशन में ये लोग भी गए थे हिंदुस्तान टाइम्स वाले। अब वहाँ जाके देखा तो प्रणब मुखर्जी बैठे हुए थे और कुंवर नटवर सिंह जी थे। तो वो गवाह नंबर प्रणब बाबू थे 48, मैं गवाह नंबर 50 और 51 नंबर कुंवर नटवर सिंह। तो ये भी एक फैक्टर हो कि भैया आप इतने बड़े बड़े महान लोगों के बीच में आपका नाम आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से जस्टिस मुखर्जी के सामने जो प्रणब मुखर्जी की जो एग्जामिनेशन हुई है कमीशन के सामने ऑन होते वो देखा, और वो आदमी घबराया हुआ था मेरे सामने। मैंने वो देखा कि उस टाइम मीडिया में किसी को उसमें इंटरेस्ट था नहीं इस बात को लेकर के। उसके बाद में एक वो जो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि समथिंग बिगिंस टू सिंक इन, कि कोई चीज़ आप बोल देते हो लेकिन उसका मतलब आपको उम्र के साथ समझ में आता है, टाइम के साथ में, तो वो आपको हिट करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद मुझे ये हिट करना शुरू कर गया कि भाई अगर हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है कि वो मर गए प्लेन क्रैश में, तो फिर वो गए कहाँ, फिर क्या हुआ क्या? तो फिर ऑटोमेटिकली एक ही कहानी पब्लिक में थी कि साहब वो रशिया में थे और रशिया में उनको मार दिया गया और लोग पंडित जी का उसमें नाम लेते हैं। तो बड़ा दुख हुआ भाई, इतना बड़ा हमारे देश के इतने बड़े सुभाष बोस, इतने बड़े हमारे नेशनल आइकन है, उनका इतना गंदा उनका अंत हो, इतनी बुरी मौत उनकी हो जा करके, और इसमें इतनी गलत बातें लोग जो बोल रहे हैं कि पंडित जी इसमें इन्वॉल्व थे और ये तब थे, ये तो बड़ा तो महापाप हो गया। तो बड़ी इसका तो निकलना चाहिए सच्चाई। तो मैं डेस्परेशन में मैंने अभी सवाल का जो कि उस डेस्परेशन में लोगों से बातचीत करना मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ हुआ। अब मैं एक डेस्क जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं डेस्क जर्नलिस्ट क्या करेगा, तो मेरे पास तो कुछ सोर्स नहीं है। तो मान लीजिए कि मैं आपसे मिला, आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं या किसी और न्यूज़पेपर में काम करते हैं या चैनल में है, आप लेकिन गृह मंत्रालय की बीट को कवर करते हैं या विदेश मंत्रालय की बीट को कवर करते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, यार आपको जानता है कोई वहाँ पे कोई विदेश मंत्रालय में, या सुभाष बोस की बात करो ना, नेताजी के बारे में, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गई ये कहानी तो गवर्नमेंट के लेवल पर कहीं ना कहीं उनको मालूम होगा, सरकार को, कहीं ना कहीं सिस्टम को। तो मैंने ऐसे लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, जान पहचान से, जो मुझे मिले मैं उससे बात करना शुरू करूँ, भी तेरा कोई जानने वाला है कि ये वो है करके। तो धीरे धीरे करते 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 ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट बनने शुरू हो गए। और जैसे एक मुझे कोई मेरा कॉन्टैक्ट बना जिसके आईबी में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट थे, तो वहाँ से बातचीत हुई भी क्या है। तो एक लबो लबाब एक मोटी मोटी कहानी निकल के आनी शुरू होगी कि साहब इस केस में बहुत बड़ा झोल है, कोई गड़बड़ है, तो इसमें प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ से वहाँ पे उस स्टेज में आकर के, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, उस स्टेज में कहीं आकर के मुझे गवर्नमेंट के लेवल से मालूम चला कि सच्चाई क्या है। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था और मुझे गवर्नमेंट के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल से कंफर्मेशन हुआ कि सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई है। उसके बाद से फिर हमने, मतलब पहले तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में अपनी स्टोरी डाली, उन्होंने छापी। उसके बाद से, क्योंकि मैं कन्फर्म हूँ ये चीज़ें गलत नहीं है, मैंने अपना जीवन इस पर लगाया, क्योंकि आई नो इट वेरी वेल कि जो भी आपको मैं कह रहा हूँ 100% सच है। सच्चाई की ताकत पे ही मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है।
तो वो क्या था मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन है कि मुझे गवर्नमेंट के लेवल से इन्फॉर्मेशन मिली कि सच्चाई क्या है। दिल्ली वाले थे, पत्रकार जो होते हैं वो गवर्नमेंट से पता लगाते हैं, वो बाहर से वो इतिहासकार से पूछ करके बातें नहीं करते। राइट, दैट इज हाउ इट इज। ओके, सो आपकी मिस्ट्री क्या कहती है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था क्या वो सही घटना है या उसमें जो झोल है वो एग्जैक्टली क्या साल है? 2005 में मेरी पहली किताब आई बैक फ्रॉम डेड, और इस केस में जो उस टाइम पे सबसे बढ़िया किताब सुभाष बोस की डेथ को लेकर की थी। उसके बाद और किताबें हमारी आगे तो नेताजी की डेथ को लेकर के बहुत लोगों ने अपने लेवल पे एफर्ट किए हैं, ठीक है। तो ये कहानी शुरू होती है सन 47 में एच.वी. कामत के नाम से। मेरा एडवांटेज ये था कि जिस समय पे एक तो मैं दिल्ली में था, मैं मीडिया हाउस में काम, हिंदुस्तान टाइम बहुत बड़ा नाम था उस ज़माने में, और ऊपर से मेरा जिस टाइम पे मैं एक्टिव हुआ तो मेरी किस्मत इसलिए वो थी कि उस ज़माने में ना इंटरनेट का ज़माना आ गया। क्योंकि जैसे जैसे जो आजकल जो यंग लोग देख रहे हैं हमको पॉडकास्टिंग में, समय बीतने के साथ में लोग बहुत खुल करके बोलना शुरू कर देते हैं, चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं ना, डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। जितना पीछे जाएंगे उतना ही आपको बैकवर्ड, आपको बहुत बोलने की इजाज़त नहीं, इतनी वो नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, पहले कोई बोलता था नहीं, पहले पॉडकास्टिंग भी नहीं होती थी, पहले कोई दूरदर्शन में वो गवर्नमेंट की खबरें पढ़ता था बैठ करके, तो कोई तो ये कि मेरा एडवांटेज ये कि मैं कैसे समय पैदा हुआ कि जो चीज़ों को जानना खोलना आसान हो गया। मैंने भी एफर्ट मारे, लेकिन ये भी समझ बताऊँ तो मैंने एक उस पूरे केस की रूपरेखा बांधी है, और वो रूपरेखा आज के दिन में स्टैंडर्ड रूपरेखा है। जो लोग मेरे खिलाफ में है वो भी मुझे उसी के बेस पे मुझे काउंटर करते हैं, क्योंकि लेकिन रूपरेखा मेरी बनाई हुई है। वो रूपरेखा मैंने अपनी किताब में बना दी थी कि सुभाष बोस की डेथ को लेकर के 3 थ्योरियां हैं। तो पहली थ्योरी जो गवर्नमेंट का वर्जन है कि प्लेन क्रैश वाली थ्योरी, सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई। सेकंड थ्योरी जो है वो रशिया में उनको मार दिया गया, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी और जनरल जी.डी. बख्शी खुल करके उस बात को आज के दिन में बोलते हैं। पहले लोग और बोलते थे, लेकिन आजकल वो लोग जो हैं जो इस बात को बोलते हैं ठोक बजा करके कि वो नहीं मरे प्लेन क्रैश में, वो रूस में थे और उनको वहाँ मार दिया गया, और पंडित जी का नाम उसमें लेते हैं, और स्टालिन का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वही उसका रशिया का वही कंट्रोल करने वाला उस जमाने में था। और तीसरी थ्योरी जो थी कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस की, कोई कहते हैं अयोध्या में कोई साधु मारना मरा था, उसका नाम गुमनामी बाबा था, और सुभाष बोस की वो सुभाष बोस थे। तो ये 3 थ्योरियां थी। तो ये मैंने 2001 में ही मैंने ये कंस्ट्रक्ट मतलब डिस्कस तो किया था, लेकिन 2005 तक आता कि मैंने ये पूरा फ्रेमवर्क रेडी कर दिया कि सवाल का आंसर इन तीनों में से कोई एक है, आपको चुनना है कि 3 में से कौन सी कहानी ठीक है। और मैं तीनों के एविडेंस या तीनों को स्टडी करके, के लोग मुझे कहते हैं जितनी रिसर्च मैंने की है प्लेन क्रैश में किसी ने नहीं करी आज तक, जितनी रिसर्च रशियन एंगल पे मैंने की किसी और ने की नहीं। अगर आपको उसके बारे में जानना है कि रशिया में क्या हुआ, ये लोग कहने को 2-2 स्टेटमेंट मीडिया में देते हैं, लेकिन मेरी किताब में डिटेल में रशियन एंगल की मैंने बाल की खाल निकाली हुई है। तो सारा ये तीनों मैंने पूरे के 3 जो सेगमेंट हैं वो स्टडी किए हैं डिटेल में। मैं तीनों के बारे में बातचीत करता हूँ, और मेरा कंक्लूजन ये कि तीसरा एंगल जो है वो ठीक एंगल है, बाकी 2 एंगल ठीक नहीं। गुमनामी बाबा की चोरी 100% वो सुभाष बोस थे। ओके, ये मेरा मैं जब इस केस को स्टडी कर रहा था तब गुमनामी बाबा का जिक्र हुआ और आजकल उसी निकल कर आया, और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो अगर गुमनामी बाबा हैं, मतलब थे, और इंडिया में आके, मतलब बेसिकली मेरे को जानना ये है कि अगर वो वहाँ पे डेथ नहीं हुई उनकी, तो यहाँ पे ऐसा क्या कारण रहा कि उन्हें गुमनाम रहकर और इस तरह से जीवन व्यतीत करना पड़ा? ये सवाल आप मुझे आखिर में पूछना, बिकॉज पहले हमको दोनों एंगल कवर करने, क्योंकि ये एक बात उसमें है कि आपका मेरा या जो देखने वालों के सोचने का तरीका, चाहे हमारी उम्र में फ़र्क हो थोड़ा बहुत, लेकिन कि सोचने का तरीका एक जैसा है कि मैं भी आपकी तरह नॉर्मल आदमी हूँ। अगर आपके दिल में ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि अगर सुभाष बोस यहाँ पे थे क्यों निकल के नहीं आए, वो ऐसा कैसे हो गया करके, तो मैं भी तो सेम आदमी हूँ आपकी तरह, मेरे भी भगवान ने वही दिमाग दिया है, तो मेरे भी दिमाग में वही सवाल उठे होंगे जो आपके वहाँ भी उठ रहे हैं। तो इनको बस ये फ़र्क है कि आप तो जीवन में आज आपने ये रिसर्च किया, आप कल किसी और गेस्ट से बात करेंगे, आप फिर रिसर्च करेंगे उस पर, तो आपके पास में एक दिन में दो टॉपिक है रिसर्च करने के लिए। लेकिन मैंने आप जैसा मैं 25 साल से एक ही काम पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उसकी समझ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत गहराई में जाके देखा हुआ करके। लेकिन पहले इस पर पहुँचने से पहले लेकिन प्रॉब्लम ये होती कि मैं चाहता हूँ कि मे बी अगर फ्यूचर में ऐसा कोई मौका बने कि आप मुझे बुलाओ और आप मुझसे बोलो कि अनुज आज हम सिर्फ गुमनामी बाबा की बात करेंगे, तो शायद मेरे लिए काम आसान रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम सब गुमनामी बाबा की बात करें तो एकदम से जो हमारे
खिलाफ वाली पार्टी है वो बोलेगी क्या पागलों वाली बातें कर रहा है, सुभाष बोस कैसे आ जाएगा यूपी के अंदर, वो तो इतना बड़ा बहादुर आदमी क्यों चिपके रहेगा, और वो तो नेताजी तो मर गए प्लेन क्रैश में, ये इसने कहा उसने कहा, या फिर अगर नहीं है तो सुब्रमण्यम स्वामी क्यों, तो इतना बड़ा आदमी है ये, अनुज सर कौन है, जनरल जीडी सर भी तो बोलते हैं कि सुभाष बोस की रूस में डेथ हो गई है। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं उन दोनों एंगल को पहले न्यूट्रलाइज करूँ, क्योंकि आप सीधा मैं गुमनामी बाबा पे लेके, इसका गुमनामी बाबा तो आएगा तब जब आप रशियन एंगल को प्लेन क्रैश को हटाएंगे आप आस्ते से। तो सच्चाई वही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं सिर्फ गुमनामी बाबा पे आपको आंसर अभी दूं तो जो पहले दो एंगल के सपोर्टर हैं वो आके आपके गाली देना शुरू करेंगे कि आदमी जो है ना आधी कहानी बता रहा है। तो मुझे फिर वो कवर करना पड़ता है, और वो कवर करने में लंबा चौड़ा टाइम लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो कवर करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग, ये आपने सवाल पूछा, ये मेन सवाल है, लेकिन ये शायद थोड़े बाद में आप पूछेंगे। ठीक है, तो ताइपेई में प्लेन क्रैश होता है 18 अगस्त 1945 को, ये कहा जाता है, और इसी को लगभग बहुत सारे लोग इसी को सच्चाई मानते हैं कि वहां पे उनकी डेथ हो गई। लेकिन वहां से उनके अवशेष या कुछ ऐसी चीजें क्यों नहीं मिली, क्यों वहां की तस्वीरें आज तक जारी नहीं की गई कि पता चले कि हाँ एग्जैक्टली वो वहीं पे इसी, मतलब इस थ्योरी को सच मानने के लिए कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस क्या आए सामने या आया हो जिससे माना जाए कि ये थ्योरी ही सच है? नहीं, ये थ्योरी सच नहीं है, इसलिए कारण ये कि देखिए कोई भी चीज़ जो आपने बोला ना कि जब तक कोई एविडेंस ना हो किसी कहने पे कोई चलता नहीं है। राइट। आप कोई भी कुछ बोल देगा कोई नहीं मानता, अगर मोदी बोलेगा तो कोई कांग्रेस वाले उसको नहीं मानेंगे ना, एविडेंस फ्री है उनको, हर चीज़ में एविडेंस मानता है आदमी। करेक्ट। तो वही जो यार्डस्टिक आपने और चीज़ में लगाइए आप इसमें लगाइए कि हमको एविडेंस चाहिए। चीज़ें एविडेंस पे डिसाइड होती हैं, किसी कहने पे नहीं होती कि सर कि बस आप मोदी ने बोल दिया, राहुल ने बोल दिया तो सच है, वो दुनिया से भी चलती है। आप मुझे एविडेंस दिखाइए ना, अनलेस अनटिल ऑफिशियल स्टेटमेंट पीएम दे रहा तो बात अलग है, पर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई बात बोलेगा पीछे तुम्हारे सबूत क्या तुम्हारे पास में, एक कंट्रोवर्शियल बात है। तो प्लेन क्रैश की घटना जो घटी है उसमें जो है, जब ये अनाउंसमेंट हुआ, जब जापानीज अनाउंस किया कि ऐसे प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें उनकी डेथ हो गई है, तो उस जमाने में भारत का जो आप कह सकते हैं जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो एक ही जो वॉइस रॉय था जो लीड करता, फील्ड मार्शल आर्चिबल्ड वेबल, तो जैसी उसको खबर मिली उसने कहा जी इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं इनकी बात को नहीं मानता, क्योंकि वो सुभाष बोस की उनका एक बैकग्राउंड था कि वो आदमी अंग्रेजों को पहले भी आंख में धूल झोंक के भाग चुका था, और ये जो उनकी जो डेथ हुई है 15 अगस्त सन 45 को, अगर ये 15 उनके बारे में था कि अगर वो नहीं मरते उस टाइम पे तो आने वाले 4-5 दिन में अंग्रेजों के हत्थे चढ़ जाते वो लोग। तो वो आपका दुश्मन नंबर 1 जिसके आप पीछे पड़े हो, जिसके खून के आप प्यासे हो, जैसे ही आपका टाइम आया उसको पकड़ने का, खबर आती साहब मर गए प्लेन क्रैश में, तो उसने कहा जी मेरा दिल नहीं मानता, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी करवा के ऐसे इनके कैसे हम नहीं मानेंगे। तो जब वो इंक्वायरी हुई तो करते उस जमाने में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो थी, आईबी ने इंक्वायरी की। आईबी उस जमाने में, आजकल तो रॉ होती है ना, तो वो फॉरन में रॉ जाती है, उस जमाने में आईबी ही सारा काम करती है। तो आईबी और मिलिट्री के लोगों ने इंक्वायरियां की है, मल्टीपल इंक्वायरीज हुई हैं करके। तो करते यहाँ भारत में एक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में कंबाइंड सेक्शन टाइप बन गया, जिसके हेड जो थे आईबी के नंबर 2 थे डब्ल्यू मैकराइट करके, और वहाँ पे उनके साथ अलग अलग अफसर, फिलिप फिनी थे, बद्रीनाथ जी थे, बहुत लोग थे जो इंटेलिजेंस के लोगों ने। तो उनके पास में जैसे कहते हैं ना सब जगह से रिपोर्टें आती थी इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये इंक्वायरी चलनी शुरू हुई और करते टाइम निकल गया। तो पहली चीज़ उनको बहुत शुरुआत में उनको मालूम चल गई थी, और जो प्रॉब्लम इस केस में कि ये पूरी कहानी जो है वो बेसिकली जिसको कह रहे हैं मर गए प्लेन क्रैश में, वो जो लीगल लैंग्वेज बोलते हैं हियर से था, कि सुनी सुनाई बात थी। आजकल कई लोगों को ये मतलब उनके अपने दुकान चल रही होगी, कुछ कारण होगा, उनको ये लंबी छोड़ने की आदत है कि ऐसे बोलते हैं कि सुभाष बोस का प्लेन क्रैश हो गया था ताइवान में, जैसे कि उनके चाचा ने वहाँ जाके आईफोन से रिकॉर्डिंग की थी प्लेन क्रैश की। कोई एविडेंस नहीं भैया, सिर्फ सुनी सुनाई बात पे बात चल रही है। तो पहली बात ये दिमाग से निकालें कि सुभाष बोस की जो स्टोरी प्लेन क्रैश में दी जाती है वो संजय गांधी जी की प्लेन क्रैश में डेथ जैसी स्टोरी नहीं है, जिसमें एविडेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। माधवराव सिंधिया जी की डेथ हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई, वो क्रिस्टल क्लियर है। तो सुभाष बोस उस कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि उसमें एविडेंस बिल्कुल नहीं आता, लोगों ने सुनी सुनाई बातें बोला है। डेड बॉडी अवेलेबल नहीं है, डेड बॉडी की फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है, कुछ जहाज का मलबा आपने दिखा दिया जले का, मुझे नहीं मालूम वो जहाज कौन से टाइम का किसका जला हुआ है, अब जली से मैं क्या पता लगाऊंगा। डेड बॉडी तो है नहीं, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है। तो अंग्रेजों ने जब उस जमाने में जो अंग्रेज जो बाकी लोग थे, जब उन्होंने क्या किया कि वो फिर उन्होंने सारे कागज उन्होंने जला दिए जापानियों ने। तो कैसे पता लगाओगे? तो उन्हें पता लगाया कि सारी कहानी का जो बेसिस है वो सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट है मोस्टली, और वर्बल स्टेटमेंट में से जो मेन स्टेटमेंट आ रही है, कर्नल हबीबुर रहमान जो आगे सुभाष चंद्र बोस के एडीसी थे, वो उनके साथ जहाज में थे और वो बच गए थे। तो बेसिकली कुछ जापानी और उसमें से दो जापानी डॉक्टर और कर्नल हबीबुर रहमान की स्टेटमेंट के बेस पे ये बोला जाता है कि वो मर गए प्लेन क्रैश में। जब उनकी इंटरोगेशन हुई है, खासकर हबीबुर रहमान की,
देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लीजिए कि जैसे उस कहानी में बोला गया कि एक सुभाष चंद्र बोस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी थे, वो जिंदा जल के मर गए प्लेन क्रैश में, प्लेन क्रैश होने के बाद। और इस घटना को देखने वाले कोई 7-8 लोग थे डायरेक्टली, और हॉस्पिटल में और लोग थे उनके जब जले शरीर को वहाँ ले जाया गया। तो इतना भयानक दृश्य अगर आपकी आंखों के सामने घटेगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। राइट। तो छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग से निकल सकती हैं। मिस्टेक कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरा आपका कोई पॉडकास्ट बैठ के देखता है घंटे, तो उसको परसों याद रहेगा नहीं अनुज ने और आपने कपड़े क्या पहन रखे थे, लेकिन उसको मोटा मोटा याद तो रहेगा ना कि पॉडकास्ट इन दोनों का देखा था हम लोगों ने। करेक्ट। अब छोटी चीजें भूल जाओगे, वो मैटर नहीं करती हैं। राइट। छोटी छोटी बातें, लेकिन मेजर बातें आपको याद रहती है। तो उसमें ये होता है कि इतनी बड़ी घटना घट जाए कि एक वीआईपी जिंदा जल के मर जाए, उसके कपड़े फाड़ करके नंगा करके उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है सामने, क्या ये भयानक दृश्य आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे सबने कहानियां अलग अलग देनी शुरू कर दी, उनके एविडेंस मैच नहीं कर रहा। न केवल वो, उनके आप खुद भी वो जो बोलते थे उसमें इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ। जैसे हबीबुर रहमान का प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार उसने मुंह खोला है इस केस में, उसने कुछ ना कुछ ऐसी बात बोली जो पहले उसने नहीं बोली कभी। जब उसको पहली इंटरोगेशन उसकी हुई, अमेरिकन्स ने की उसकी, तो उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम प्लेन क्रैश के बाद सुभाष बोस कैसे बाहर निकले। उसके 2-3 महीने बाद जब उसकी अंग्रेजों ने इंटरोगेशन की, उसने बोला जी मैंने सुभाष बोस को बाहर निकालने में मदद करी। तो आप इतना बड़ा डिफरेंस आप नहीं क्रिएट कर सकते ना, आप वो छोटा। तो ये इनमें कंट्राडिक्शंस, डाउट बहुत सारे थे। तो इसलिए जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के जो लोगों ने, या जो भारतीय इंटेलिजेंस के वो जमाने में पुलिस के और इंटेलिजेंस के लोगों थे, वो इस बात को कंफर्म नहीं कर पाए। उनको, और ऊपर से उनको खबरें मिलनी शुरू की सुभाष बोस जो है रूस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्टें मिलनी हुई कि सुभाष चंद्र बोस रूस के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये करते 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 फिर इवन अमेरिकन इंटेलिजेंस सीआईए तक को इन्फॉर्मेशन मिल रही कि सुभाष बोस जो है रूस में हो सकते हैं। तो ये सारे के ऐसे डाउट हुआ, तो कभी उन लोगों ने कभी डिक्लेयर नहीं किया। और करते करते समय आया कि ये बात है 1946 के मिडिल में जाकर के, जिसे बहुत से लोगों को पता नहीं है देश में, कि भारत में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है 15 अगस्त 1947 को, जो हमें आज़ादी मिली गई थी, जो ट्रांसफर पावर हुआ था, उससे पहले भारत में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया थे प्रधानमंत्री, उसके वाइस प्रेसिडेंट या कह सकते हैं प्रधानमंत्री पंडित जी, और उसके गृह मंत्री या उस जमाने में होम मेंबर वर्ड बोलते सरदार पटेल। तो सरदार पटेल और पंडित जी सन 1947 15 अगस्त से पहले ही देश को चला रहे थे। तो जैसे उनको रिपोर्टें मिलती, उनको रिपोर्टें मिल रही थी। तो जैसे ही ये जो समय आता है आपका मिडल ऑफ अक्टूबर 1946 का जो टाइम आया, तो उस जमाने में जो हमारी पार्लियामेंट थी, उसका बाद में उसका नाम पार्लियामेंट था, लेकिन पहले असेंबली बोलते थे। यही पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो सामने खड़ी है पुरानी। तो पार्लियामेंट में उस जमाने में लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दी सुभाष बोस की डेथ के बारे में। तो पहले जो अंग्रेज गृह मंत्री था उसने बोल दीजिए हमको नहीं पता, कंफ्यूजन है हमारे को। उसके बाद सरदार पटेल एज ए गृह मंत्री ने भी बोल दिया कि हमें नहीं पता। तो ये कंफ्यूजन कि वो नहीं कंफर्म वो नहीं कर सके कभी, ये बात वहां तक रही है। सिर्फ चेंज ये है कि सन 46 के आखिर में आकर के पंडित जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि सुभाष बोस प्लेन क्रैश में मर गए। तो जब पंडित जी के श्रीमुख से निकल गया कि सुभाष बोस की डेथ होगी प्लेन क्रैश में, उसके बाद से भारत सरकार का ये ऑफिशियल वर्जन बन गया कि मर गए प्लेन क्रैश में। और क्योंकि जो सरकार का वर्जन है वही गवर्नमेंट के लोगों का वर्जन है, और हमारे इतिहासकार जो है उनको भी नौकरी गवर्नमेंट ही करनी है। भाई जो बेचारा यूनिवर्सिटी में नौकरी करता है वो है तो गवर्नमेंट का मुलाजिम ना, इतिहासकार होगा तो बाद में। मैं ये नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, उनके कईयों के अपने इकोसिस्टम होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो गवर्नमेंट पे ही काम करते हैं पहले जब और अगर आप गवर्नमेंट की बात सपोर्ट नहीं करोगे तो आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को विदेश नहीं जान देंगे वो लोग। तो इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको बैक कर रहा है, क्योंकि पंडित जी ने ये स्टेट थ्योरी सपोर्ट कर दी, लेकिन सरदार पटेल इसके खिलाफ नेशन में थे। तो ये ऐसे बिल्डअप धीरे 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 करके हुआ। अब ये कहानी आप सारी छोड़ दीजिए, सारी की सारी मैं आपको लेके आता हूँ साल 1997 के अंदर। 97 में ये मुद्दा कोर्ट में था। ठीक है, इसके बीच में बहुत घटनाएं घटी है, लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूं अभी। वहां पे भारत सरकार से पूछा गया कि तुम्हारा स्टैंड क्या है इस केस में। तो भारत सरकार जो है वो पार्लियामेंट में कुछ और बोलती है और मीडिया में कुछ बोलती है, लेकिन कोर्ट में जब इनको घेरा जाता है तो कुछ और बोलते हैं। तो वहां स्टेटमेंट हो जाते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट। ये तो कोर्ट के अंदर इन्होंने एडमिट किया है 97 में भारत सरकार ने कि प्लेन क्रैश की बात बोली जाती है, लेकिन इस थ्योरी में बहुत से कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं। तो वो इसलिए थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सरकार ने खुद ही एडमिट उनके वकील ने कराया कोर्ट के सामने, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद सरकार कोर्ट ने कहा कि मुखर्जी कमीशन बनाओ। बाद में मुखर्जी नाम उसमें आया। उस कमीशन के सामने सरकारी वकील था, मैं उसको जानता था, उनके साथ बैठ के हम लोगों ने चाय पानी पिया। पर मुझे उसको अब छोड़िए कि मैंने क्या जानता हूँ, मैं बात करूँ जो रिकॉर्ड के ऊपर है। तो सरकारी वकील ने साल 2005 के शुरुआत तक
कमीशन के सामने जब वो उनकी जो आर्गुमेंट सेशन होता है कि जहां हर एक आदमी, जैसे कमीशन में ना अलग अलग वकील होते हैं, अलग अलग पार्टीज होती हैं और वो अपना केस प्रेजेंट करती हैं और उसके बेस पे कमिश्नर भी रिपोर्ट देता है। तो जो सरकार का जो स्टैंड था, सरकारी वकील का जो स्टैंड था, मैं बात कर रहा हूँ साल 2005 के फरवरी या मार्च की, वो ये था कि प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई है। ठीक है जी। उसके बाद कमीशन की रिपोर्ट आती है, प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई। सरकार ने रातों रात पलटा मार के बोल दिया प्लेन क्रैश में मर गए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि सरकार जो है यहाँ कुछ बोलती है, वहां कुछ बोलती है और कोर्ट में कुछ और चीजें छुपा के बैठी हुई है। तो ये इस चक्कर में ये बहुत पेचीदा केस हो गया है और पेचीदगी को समझने के लिए लंबी चौड़ी बात होनी जरूरी है। अब वो लंबी चौड़ी बात खासकर टीवी में नहीं हो सकती, क्योंकि टीवी में आपके 4 आदमी आएंगे, वो आधा घंटा उनके पास में होगा, वो चारों लड़ेंगे और एक एक बाइट आपको बोलेंगे। तो जिंदगी में हर चीज को एक बाइट में समझाना पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ पॉडकास्ट से या प्रेजेंटेशन से या किताब से हो सकता है, जो मैं करता हूँ, तो वहां पे लोग समझ पाते हैं कि सरकार का खुद का इसमें क्या स्टैंड जो था 2005 तक ये था कि प्लेन क्रैश में नहीं मरे। बाद में उन्होंने स्टैंड चेंज कर दिया। उसका कोई रीजन नहीं है कोई। सो आपने एक थ्योरी बताई, एक चीज बोली कि आईबी और बाकी जो इंटेलिजेंस जो एजेंसीज थी उनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि सुभाष चंद्र बोस रशिया में हो सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने और यहाँ की जो इंफॉर्मेशन एजेंसीज हैं उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, इस पे आगे जांच नहीं हुई? देखिए, मैं उस पे मैं पहली बात तो ये कि मैं इतना ही बोल सकता हूँ जितने के रिकॉर्ड मेरे हाथ लगे, ठीक है ना, या फिर जो मुझे लोगों ने बताया। अब जो लोगों ने मुझे बताया वो अपने पे एविडेंस नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी जो थे, जॉर्ज साहब से मैंने बातचीत की थी, वो जमाने में देश के रक्षा मंत्री थे। तो उनसे मैंने इस बात को छेड़ा कि मुखर्जी कमीशन का काम चल रहा है और मुखर्जी कमीशन को प्रॉब्लम आ रही है रशिया जाने में, और ये कहानी ऐसे करके है। तो उन्होंने मुझे झाड़ा कि भाई तुझे पता कितने हथियार मिलते हैं हमको उस कंट्री से। तो लेकिन बाद में कुछ समय बाद जब रक्षा मंत्री नहीं रहते, जॉर्ज साहब ने मुझे ये बात बोली कि मैंने रूस के रक्षा मंत्री से बात की थी इस केस के बारे में। तो उसने कहा कि ये मुद्दा तो मेरे बीच का नहीं है, मतलब आपके प्रधानमंत्री को हमारे राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए सीनियर लेवल पे। तो भारत सरकार ने रूस के नेताजी को लेके क्या किया क्या नहीं किया, ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें ये है कि 1900 अंग्रेजों के ज़माने में ही उनको रिपोर्टें मिलनी शुरू हो गई थी कि सुभाष बोस रूस में हो सकते हैं। भारत की पहला एम्बेसडर जो रूस में बना है वो फॉर वट एवर रीजन पंडित जी की छोटी बहन वहाँ गई थी। उनको लेकर के भी लोगों ने बातचीत करी है कि उनको सुभाष बोस के बारे में कुछ मालूम चला, लेकिन रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है, या कम से कम जो रिकॉर्ड बाहर आए हैं। उसके बाद में बहुत बड़ी इस देश में बड़ी भयानक कंट्रोवर्सी, एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि लक्ष्मी पंडित के बाद में हमारे एम्बेसडर वहाँ गए हैं राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधा कृष्णन के बारे में कहा जाता है कि वो जब वहाँ से आए हैं तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में लग गई और उनके बारे में थ्योरियां लोगों ने फॉरवर्ड करी है कि एक आदमी जो विदेश में हमारा एक एम्बेसी में एम्बेसडर था, वो जैसे ही भारत में आता है उसमें पता नहीं क्या सुरखाप के पर लगे कि उसके एकदम से उसका नाम पे वाइस प्रेसिडेंट बन गया देश का, सडनली वो बन गया हमारे देश का पहला भारत रत्न मिल गया उसको। फ्रीडम स्ट्रगल में तो उसका योगदान था नहीं, कुछ पढ़ा लिखा आदमी था, अच्छी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन कोई फ्रीडम फाइटर तो नहीं था वो। तो मुझे किसी ने बताया भी था कि मौलाना आज़ाद बहुत उससे नाराज हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या हम सब मर गए हैं, ये कहाँ से पैदा हो गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है कि लक्ष्मी पंडित जी की बहन पहली एम्बेसडर टू रशिया, उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस केस के बारे में मालूम है, लेकिन उसको रिकॉर्ड पे एस्टैब्लिश करना मुश्किल है कि दोनों ने कमीशन को डॉच कर दिया। रिटर्न में दे दिया कि हमें नहीं मालूम, लेकिन कमीशन के सामने वो नहीं आए। तो वो और गवर्नमेंट की जो फाइलें रिलीज हुई उसमें कुछ इंडिकेशन हमको नहीं मिल रहा। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन मोटा मोटा जिसका लबो लबाब पूरी कहानी का निकलेगा कि देन उसके बाद में रिपोर्टें और जगह से भी आई कि सुभाष बोस रूस में हो सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन करना कि नेताजी रूस में थे नहीं थे, ये कंफर्म करने का एक ही तरीका है, आप रशियन गवर्नमेंट से बात करो। तो भारत सरकार का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मतलब एक सब चैप्टर है कि भारत सरकार जो है रूस से बात करने को राजी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये दुनिया भर की बातें कर लेंगे उनसे, गोबर गैस प्लांट के बारे में, एटम बम के बारे में, लेकिन सुभाष बोस का नाम नहीं लेंगे पब्लिक ऑफिशियली। तो ये जाकर के जो पूरी लब्बो लड़ाई थी कि पंडित जी के होते बातचीत नहीं हुई, इंदिरा जी के होते बातचीत नहीं हुई, शास्त्री जी बहुत कम समय के लिए यहाँ पे थे, थोड़ी सी हुई थी लेकिन नाम मात्र की, वो इनडायरेक्ट थी। पहली बार रो रो के बड़ा डर डर के उन्होंने जो सवाल पूछे हैं रशियन सरकार से, वो पूछे हैं जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से लेकर के फिर बाद में बातचीत बढ़ी, और बाद में ये करते 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 मतलब जो उसका बेसिक क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि वो बड़ा मशहूर गाना है हमारे हिंदी फिल्म का कि तुमसे बुलाया ना गया हमसे आया ना गया, कि ये हम पूछना नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते। तो अगर एक पूछने का तरीका भी होता है, मान लीजिए कि मेरे को अभी अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे एकदम से फोन आ जाए रिपब्लिक टीवी के किसी
जर्नलिस्ट का, तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अभी पॉडकास्ट में हूँ, ये बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई मान लीजिए कोई और मीटिंग चल रही है। लेकिन अगर मुझे अर्नब गोस्वामी जी का फ़ोन आ जाए तो ऑब्वियसली मैं अटेंशन में आ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों हैं पब्लिक के, लेकिन वो बॉस है, वो नीचे का आदमी है, ठीक है ना। करेक्ट। तो उसी तरह की सरकार, जब आप विदेशी सब लोगों से आप बातचीत करते हैं फॉरेन कंट्री से, तो आप कौन से लेवल पे बात कर रहे हो? छोटे लेवल पे बात कर रहे हो कि बड़े लेवल पे बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो नीचे लेवल, अब कोई एम्बेसी में हमारा कोई एक सेकंड सेक्रेटरी 30 साल का लड़का, अगर वो चिट्ठी लिख रहा है कि साहब मुझे नेताजी के बारे में बता दो, तो रशियन गवर्नमेंट आपको क्यों बताएगी? भाई बच्चे से सवाल पूछवा रहे हैं बैठ करके। करेक्ट। आपका विदेश मंत्री किस लिए बैठा हुआ है? उसको किस बात का फोन फ्री फंड का मिला हुआ है? हमारे एम्बेसडर वहाँ जो बैठा हुआ है किस लिए बैठा हुआ है रशिया में? वहाँ पे वो नाच गाने के प्रोग्राम करने के लिए बैठे हैं लोग, राइट। तो यू हैव टू बी शो दे सीरियसनेस। तो ये ऐसे दुनिया में और बहुत केसेस हैं कि अगर आपको किसी विदेशी सरकार से कुछ आपको निकालना है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आप अपना थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ उनके साथ में। कायदे से तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, भाई साहब हमें बताइए उनके बारे में, आपके पास में हमारे पास में ये रिपोर्ट है करके। तो भारत सरकार ने कभी रूस से बात इस पे नहीं किया। तो ये करते करते हम का मतलब कि मैं और नेताजी के परिवार के लोग और मेरे दोस्त, हम सब मिल करके जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे तो हमने उनसे ये बात बोली कि आपको इससे बात रशियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए आपको। तो उन्होंने, मोदी जी ने बोला था कि मैं पुतिन जी से बात करूंगा इस बात को लेकर के। साल 2015 की बात है ये, वो दिन है, आज का दिन है। अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उन्होंने बातचीत करी कि नहीं करी है। तो अभी तक फिलहाल है कि बात नहीं की, उन्होंने कहा था लेकिन नहीं करी। सुषमा स्वराज ने कुछ बातचीत की थी। सुषमा स्वराज की बातचीत का जो डिटेल है कि मुझे उसका रिपोर्ट चाहिए ना, क्या बात किया आपने, सवाल क्या पूछा, सवाल भी डिपेंड करता है आपको मीडिया में, डिपेंड करेगा कि सवाल क्या है, आपने सवाल का पूछने का तरीका क्या है तेरे पास में ना, कि हमसे बुलाया ना गया, तुमसे आया ना गया, तो वो भी हमारे पास वो टॉप सीक्रेट है। इन्होंने पार्लियामेंट में आंसर दिया कि रशियंस बोल रहे हैं कि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये बात जो लैंग्वेज यूज करना ना कि वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, ये बहुत पुराना जुमला है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का। जैसे कि मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मैं को आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बारे में गवर्नमेंट से सवाल पूछे थे। भारत का प्रधानमंत्री मर जाता है ताशकंद में, जब वो उनकी पहली बार ऐसा हुआ है, उसके वहां मरने के टाइम पे आधी भारत सरकार वहां बैठी हुई है, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, गृह मंत्री, गृह सचिव, सब बैठे हुए हैं ताशकंद में। और इन्होंने मुझे आंसर दिया कि हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास में। आप इस बात को मानेंगे? तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमें इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देंगे। पागल थोड़ी ना मुझे पकड़ा देंगे इन्फॉर्मेशन क्या लिखी अंदर। आरटीआई को तो मारो गोली यार, इतनी सेंसिटिव बातें मुझे बताएंगे वो लोग। उसने बोला वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो वही जुमला रशियन दे रहे हैं कि वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने ढंग से पूछा नहीं है उनसे। तो ये सारी कहानी कहीं ना कहीं अड़ के बैठी हुई है। जहां तक मेरी समझ है ऐसे पत्रकार के तौर पे, कि जो मैंने रिपोर्टें देखी हैं, जो रिपोर्टें अभी अवेलेबल है, या ऐसे कई लोग जिनका झूठ बोलने का मोटिव नहीं है, जैसे आपको मैंने जॉर्ज साहब का नाम दिया, उसके अलावा और 50 लोग हैं, 50 केसेस इंसिडेंट्स हैं जहां पे लोगों ने बोला कि सुभाष चंद्र बोस रूस में हो सकते हैं, रूस में थे। विदेशियों ने बातें बोली हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं है ना। कोई आदमी जर्मनी में बैठा हुआ है, पत्रकार है, वो रशिया में किसी जेल में बंद पड़ा हुआ है, उसका क्या झूठ बोलने का मोटिव है कि मैंने सुना है कि सुभाष चंद्र बोस भी रूस के अंदर बंद थे जेल में। तो ऐसे बहुत से केस है। तो मैं कम से कम कंफर्म हूं कि सुभाष बोस रूस में थे प्लेन क्रैश के बाद में। भारत सरकार ने उनसे ढंग से बातचीत नहीं करी। ओके, सो रूस में जैसे आपको लगता है, तो क्या कारण हो सकता है कि रूस ने इन सारी चीजों को नहीं दिया? जैसे कि हमने पूछा नहीं ढंग से, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, या कुछ जियोपॉलिटिकल इशू ऐसा रहा हो, कोई दबाव को लेकर या किसी चीज को लेकर, जिसकी वजह मैं से अपनी ये सारे कंस्ट्रक्ट मैं तभी करूंगा जब कोई एडमिट करेगा तब। क्योंकि जब इसमें एक चेंज ये आया था कि साल 2, आपको पता होगा 1988 के आसपास में, 1985 में जो सोवियत रशिया था, कि हम बात कर रहे हैं, जो पिछला कम्युनिस्ट कंट्री था, आजकल तो रशिया बोलते हैं उसको, उसका सक्सेसर स्टेट है वो, लेकिन पहले वो सोवियत रशिया था, यूएसएसआर। करेक्ट। तो यूएसएसआर में मिखाइल गोर्बाचोव वहाँ के हेड बने थे, राष्ट्रपति जो भी बोलते हैं वो बने थे 1985 में। और करते 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 वहाँ पे रशिया टूटना शुरू हो गया, सोवियत रशिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो प्रोसेस 88 में स्टार्ट हो गई थी, और करते करते 1991 में सोवियत रशिया टूट गया। ठीक है, वो टूट गया, और उसके बाद में नया कंट्री बना जिसका नाम रशिया, जो छोटा है काफी उससे। सोवियत रशिया जब टूट रहा था, और खासकर उस टाइम पे, तो और उसके टूटने के एकदम बाद में उस देश में एक बहुत बड़ी, मतलब क्योंकि वो बहुत टाइम से कम्युनिज्म में फंसे हुए थे और वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो जब वो उस कैद से लोग छूटे, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, जैसे हम लोग तो एक फ्री कंट्री है, हम लोग खुल के बातचीत कर सकते हैं। तो ये आप नॉर्थ कोरिया में तो कोई पॉडकास्ट करेगा नहीं ऐसे, जो पॉडकास्ट करेगा उसकी मुंडी काट के वो लटका देंगे दरवाजे पे। तो पॉडकास्ट तो फ्री सोसाइटी में होगा, सोसाइटी फ्री नहीं है।
तो सोवियत रशिया फ्री सोसाइटी नहीं था, तो लोगों को खुलने की बोलने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन जैसे ही जब ये जो टूटना शुरू हुआ तो वहाँ पे लोगों ने गड़े मुर्दे खाने शुरू कर दिए। तो 1988 के आसपास में और उसके आसपास या थोड़ा आगे जाकर के ये बात निकल के आई कि जैसे भारत में लोगों को ये बोलने की बीमारी थी कि सुभाष चंद्र बोस मरने के बाद में रूस में थे, तो ये मालूम चला कि ये बीमारी रूसियों को भी है, कि वो भी ये बात बोलते हैं कि आदमी हमारे पास में था। इनफैक्ट यहाँ से बाद में 1990s में कुछ रिसर्चर्स यहाँ से गए स्टडी करने के लिए, रशिया के डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों ने, खासकर वो लोग जो उनके रशिया में इंटेलिजेंस में काम करते थे पहले, KGB वगैरह में, उन लोगों को बोला कि भी हमारे पास में रिकॉर्ड है सुभाष बोस के, वो यहाँ पे थे, लेकिन तुम्हारी सरकार को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात उस जमाने में ऐसी हुई थी करके, और एक उसी को लेकर के एक बहुत बड़ा खेमा देश में इस बात को, जैसे उस पर जल बख्शी वगैरह मानते हैं कि कोई ब्लैकमेल हुआ है, कुछ हुआ है, और ये कोई डिप्लोमेटिक रीजन है इस बात से। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये बात भगवान ना करे, मैं नहीं कह रहा, मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भगवान ना करे कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं वो सच है, जनरल GD बख्शी सर बोलते हैं वो सच है, तो इस देश के लिए इससे ज़्यादा भयानक कोई बात हो सकती है कि सुभाष बोस को रूस में मार दिया गया और इसमें हमारे लोग इन्वॉल्व थे। तो ये है, पर मैं उसको बात को नहीं मानता पूरा, तो वो अलग कहानी है। लेकिन है कि ये मोटा, जो आपने सवाल पूछा, कि ये मोटा इसका लबोलवा भी है। ओके, सो 3 कमेटियां बनाई गई थी, मेन जो 3 कमेटियां थी, और एक कमेटी और 2 कमीशन। ओके, सो इसकी जांच के लिए कमेटी और कमीशंस बनाए गए थे। ये टोटल 3 थे और तीनों की रिपोर्ट्स जो थी वो अलग अलग थी। ऐसा क्या वजह? देखिए, ऐसा होता है कि पहली बात तो ये कि अगर मैं कोई सरकारी रिकॉर्ड आपको दिखाऊं, सरकारी रिकॉर्ड मतलब जो गवर्नमेंट में जो हाईएस्ट लेवल पे जो नोट आता है उसे कैबिनेट नोट फॉर द कैबिनेट कहा जाता है, टॉप सीक्रेट, जो भारत सरकार के कैबिनेट को प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं भारत सरकार के नोट फॉर द कैबिनेट्स हैं कम से कम 8-10 जो नेताजी की डेथ को लेकर के हैं, जो अपने अपने टाइम पे किसी होम सेक्रेटरी ने या फॉरेन सेक्रेटरी ने बनाए, ठीक है। तो ये कोई ड्राफ्ट करने वाला भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, टॉप लेवल का आदमी, होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। तो इन्होंने, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइलों में अगर आप जो नोट पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने उसमें ये लिखा होता है कि सुभाष बोस की बहुत प्लेन क्रश में डेथ हो गई है, लेकिन लोग उसको प्रोटेस्ट करते थे। तो भारत सरकार ने 1956 में एक शाहनवाज कमेटी बनाई, और इस कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो जनरल शाहनवाज खान थे, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ INA में थे, उनके बड़े खास थे। तो इस कमेटी ने ही फैसला दिया कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रश में ही हुई है, और वो रिपोर्ट उन्होंने ये दे दी। राइट। लेकिन उसके बाद लोग नहीं माने, लोगों ने फिर कंट्रोवर्सी की कि भाई ये तो शाहनवाज खान जो थे मिलिट्री के आदमी थे, उनके पास में जुडिशियल नॉलेज नहीं थी, वो वकील वो नहीं थे, तो हम कहते हैं जज की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कमीशन बनाया गया। कमीशन तो जज ही हैंडल करेगा, उसको लीगल बैकग्राउंड मालूम है। तो 1970 में भारत सरकार ने एक GD खोसला आयोग बनाया, और बड़े जाने माने जज थे जस्टिस GD खोसला, जो गांधी जी के उसमें भी इन्वॉल्व थे जब उनका जो ट्रायल कटा था, और वो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर्ड। तो उन्होंने भी ये रिपोर्ट दे दी कि वो मर गए प्लेन क्रैश के अंदर, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट की फाइलों में ये एक स्टैंडर्ड वर्जन आता, अभी भी ये लिखा जा रहा है, मतलब ये वाजपेयी के टाइम में भी ये उन्होंने ये लिखा हुआ है। ये पढ़ने के बाद में मेरा मन तो ये हुक करेगा कि इनको चप्पलों से मारना चाहिए। ये झूठ लिखा जा रहा है सरकारी फाइलों में। मतलब एक आदमी जो भारत का होम सेक्रेटरी है, जिसके पास में IB का डायरेक्टर रिपोर्ट करता है, वो इतनी बचकाना बातें कैसे लिख सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। असलियत ये नहीं, असलियत ये है कि जैसा आपको मैंने बोला कि सन 46 के आखिर में पंडित जी ने जब ये बोल दिया सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, तो पूरी भारत सरकार की इज्जत उस पर आ गई कि अब तो जो पंडित जी बोल रहे हैं वही ठीक है, बाकी दुनिया झूठी है, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन जो हमने बोल दिया वो सच है। भारत सरकार पे जब बोला गया इस पर इंक्वायरी करवाओ 47 के बाद से, इनका इस पर बिल्कुल क्लोज माइंड था, और साहब पंडित जी ने खुद बोला कि मैं कोई इंक्वायरी नहीं करवाऊंगा, कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। तो भारत सरकार का इस पूरे केस पे एक बिल्कुल क्लोज्ड माइंड रहा है, इस केस पे वो इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। और ये जितनी कमीशन बनी है, ये मजबूरी बनी है। मतलब बड़ा गंदा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कनपटी बंदूक टिकाई है तब इन्होंने कमेटी बनाई है, खुद का बनाने का कोई इरादा नहीं था। और ये झूठी बात आप लिख रहे हैं कि हमने बनाई, आपने नहीं बनाई, आपसे बनवाई गई। तो जब आपने वो कहा था ना कि नॉर्मल मैरिज में और शॉटगन मैरिज में क्या फ़र्क होता है, कि खुद शादी करिए कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। तो जबरदस्ती की शादी में फिर यह रिपोर्टें ऐसी आएंगी, लेकिन तो ये मजबूरी में बनाई गई, क्योंकि इनके पर प्रेशर पड़ा कि जैसे सरकार 1955 में धमकी दी गई कि अगर तुम कमेटी इंक्वायरी नहीं करवाओगे तो हम प्राइवेट इंक्वायरी करवाएंगे और फला आदमी को रखेंगे जो बहुत जाना माना आदमी है। तो सरकार घबरा गई कि साहब ये तो उल्टा पड़ जाएगा, फटाफट कमेटी बनाओ। अब उसमें एक आप आधी कहानी बता रहे हो, आप ये कह रहे हो कि शाहनवाज खान INA में थे, वो INA में थे तो सही भैया, लेकिन कितना टाइम थे, 1 साल था, ठीक है।
नेताजी का इतना भी क्लोज जितना आप बता रहे हैं। दूसरा, चलो मान भी ले जाए, मान क्लोज थे, बड़े आदमी थे, बड़ा उनका नाम था रेडफोर्ड ट्रायल में, लेकिन आप ये तो बताओ ना कि 1940 में गांधी जी का नाम लेके वो कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। ये भी तो बताओ कि उस टाइम पे कांग्रेस का एमपी था वो, जब उसने ये कमेटी बनी है। ये भी तो बताओ कि कमेटी की रिपोर्ट आते आते उसको आपने मिनिस्टर बना दिया, पूरी जिंदगी मिनिस्टर रहा है। तो शाहनवाज खान जी को अगर आज के दिन में बैठ के मैं याद करूंगा तो आप ये गलत क्यों लोग बता रहे कि वो आईएनए के आदमी थे? आप ये बोलो कि वो पंडित जी के और इंदिरा गांधी के वफादार थे। वो तो कांग्रेस पार्टी में थे, वो तो एमपी रहे, वो तो मिनिस्टर थे। सुभाष बोस का तो एक पुराना उनका जीवन में 1 साल का नाता था। मैं जीवन में अगर 1 साल में रह लूं दिल्ली में और जीवन के 50 साल बिता दूं पूना में, तो दिल्ली वाला कहां से हो गया भैया? मैं तो पूना का हो गया ना। तो आप झूठी बात। फिर आपने बोला जीडी खोसला साहब वो तो कमीशन के जज तो था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो आदमी देश के होम सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिनको और ये जानते हैं लोगों के बच्चे बुच्चे पोते पाते घूमते रहते हैं बड़ी बड़ी जगह पे। जीडी खोसला का मकान कहाँ सबको पता है, उनके अब तो चले गए, वो बड़ी लंबी उम्र थी उनकी। आपको पता नहीं उस आदमी का बैकग्राउंड क्या है? पंडित जी का दोस्त था, इंदिरा गांधी का बायोग्राफर था। मतलब इंदिरा गांधी का बायोग्राफर किताब सुभाष बोस की देखकर इंक्वायरी करेगा। आज के जमाने में कोई अगर मान लीजिए कोई कंट्रोवर्सी हो जाए गुजरात में, ठीक है, और उस पर आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दो और कमीशन इंक्वायरी का चेयरमैन आपको मालूम चले कि अमित शाह जी की जीवनी लिख रहा है, आप उसकी रिपोर्ट मानोगे? जीडी खोसला कहां से आगे इंक्वायरी करने? वो सुभाष बोस के खिलाफ में था, वो आदमी पंडित जी का दोस्त था। मैं तो उसकी रिपोर्ट पढ़ने को राजी नहीं हूं। हॉस्टाइल आदमी को बना रहे हो आप कमीशन का चेयरमैन। तो ये बात है, गवर्नमेंट की फाइल में आपने सच क्यों लिखा? आपने कैबिनेट को मिसलीड किया। आप बताइए ना, ये दोनों के दोनों, जीडी खोसला और आपके शाहनवाज खान, दोनों कांग्रेस के आदमी थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उनकी रिपोर्टें बायस थी, तभी लोगों ने गालियां दी उनको कि आप झूठी रिपोर्टें डाल रहे हो, आप एविडेंस को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर रहे। तो ये वो है करके। तीसरी कमीशन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन और ठीक है, बिकॉज कोर्ट के ऑर्डर से बनी थी। ओके, वो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर बनी है, ऑर्डर बनी है, तो वो जस्टिस मुखर्जी और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे उन्होंने कहा जी प्लेन कैश नहीं हुआ, ये सारी कहानी झूठी। सो दैट इज द मेन लबोलबाब ऑफ दी 3 कमीशन कमेटी। पहली 2 कमेटी कमीशन के जो हेड थे वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, एक पार्टी से जुड़े हुए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो बायस थे वो लोग। तीसरा अनबायस जज सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस मुखर्जी, उसकी रिपोर्ट जो अभी आई है 2005 में कि नहीं प्लेन कैश की कहानी गलत है। ओके, सो अभी राजनाथ सिंह जी का भी एक बयान आया था कुछ टाइम पहले कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम सारी चीज़ों को ओपन कर देंगे और सारी चीज़ों की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व आउट कर देंगे। तो उसके बाद क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ? देखिए, साल 2005 के आसपास, जब 4-5 के आसपास में, जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में हम लोग मैं काम कर चुका था और अपनी किताब लिख चुका था, तो सडनली इस देश में वो दुनिया में याहू चैट रूम स्टार्ट हो गए। आपको शायद नहीं पता हो कि उस जमाने में बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज थी वो। अभी तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया, तो अब तो हम बहुत आगे हो गए, अब तो पॉडकास्ट कर सकते हैं। पर वो उस जमाने के हिसाब से याहू चैट रूम जो थे वो ऐसा धमाल था जो आपको मतलब कि आप सडनली हम दुनिया में कभी किसी से बात कर सकते हैं टाइप करके। ये पहली बार चमत्कार ऐसा देश में दुनिया में हुआ था। तो हम लोग कुछ लोग मिल करके इंटरनेट में याहू चैट रूम में इकट्ठे हो गए। करते 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 हमारा ग्रुप बन गया। मैंने बोला मिशन नेताजी के नाम से। तो हमने कहा जी सब कुछ हमें करना चाहिए इस केस का। और हमें उस टाइम तक मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो गवर्नमेंट को सबमिट हो चुकी थी, लेकिन पब्लिक नहीं हुई थी। और क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रहा था तो मुझे मालूम है कि वो रिपोर्ट में प्लेन कैश की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। और मुझे ये भी समझ में था, इतनी कॉमन सेंस थी कि गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस की ये इसको रिजेक्ट करेंगे रिपोर्ट, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि तो उसमें ये था कि हम लोगों की हमें इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, हमें इस पे कुछ काम करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये करते 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 हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, हम सारे मिडिल क्लास के मतलब मिडिल क्लास या के लोग हैं, हमारे पास में कोई, हम तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। अब मुद्दे को अगर जनता तक ले जाना है, आजकल तो खैर 50 तरीके हैं, पॉडकास्ट है, उस जमाने में तो सब न्यूज़ चैनल थे और ये सब थे। अब किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप जाओ भी तो आपको एक छोटा सेगमेंट बना के डाल देंगे कहीं संडे मंडे को, उसमें कौन देखता है उसको। न्यूज़पेपर में अपना डाला भी है तो 6ठे पन्ने में डाल देंगे सुभाष बोस की डेथ को लेकर मिस्ट्री है और ये बोलता है वो, क्योंकि वो जजमेंट कोई देगा नहीं। वो बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारे जर्नलिस्टों का रहा है कि अपने मुंह से किसी का स्टैंड बोलेंगे, वो दोनों की बातें कर रहे हैं कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं दोनों की बात बता रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम है कि दोनों की बात ने वो सारी की सारी कहानी वहीं मर गई कि आप मेरी बात पूरी रखेंगे नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बातें बोल रहा हूँ मैं आपको। तो वो उसमें ये करते करते फिर हमें उस टाइम पे एक आइडिया लगा कि 2005 में सरकार ने सूचना का आयोग लेकर आए। तो ये हमारे आपस में आइडिया बिल्डअप हुआ कि हम एक काम करते हैं सरकार को सूचना के अधिकार में, क्योंकि सूचना के अधिकार का जब आया था तो लोगों ने उसको पर्सनल चीज़ों को सेटल करने के लिए यूज़ किया कि मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही,
वहाँ का पैसा कहाँ गया, छोटे छोटे काम जी, अपने जो पर्सनल जो मेरा पैसा कहाँ गया उसके चक्कर में हम लोग पहले लोग थे जिन्होंने कहा कि इसको हम ऐसे मुद्दे उछालेंगे जो देश के मुद्दे हैं। तो हमने सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री का हमने इस पे सूचना के आयोग में हमने केस लगाना शुरू कर दिया। और वहाँ हमको वही हुआ कि गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट देने से हमने कहा जी आप बेसिक, हमने उसमें ये प्रमाइस ये लेके लिया कि नेताजी की मौत जैसी भी हुई हो, आपको पसंद हो ना पसंद हो, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनकी बारे में इस फाइलों को सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है आज की तरह, सारी फाइलें पब्लिक करो। तो हमने जब सूचना के अधिकार में गवर्नमेंट से सवाल पूछे तो सरकार ने हमको नेगेटिव आंसर दी कि हम नहीं दे सकते, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, फ्लान धमकाना हो जाएगा और ये प्रॉब्लम हो जाएगी देश में, फ्लान ये इंटरनेशनल अफेयर्स खराब होंगे करके। तो ये इससे हमको मीडिया में ट्रैक्शन मिलना शुरू हो गया। तो ये खबरें टाइम्स ऑफ इंडिया में शुरू हो गई। उसी कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी ने बोला कि जब हम पावर में आएंगे तो हम इस इशू को सॉल्व करेंगे। तो राजनाथ सिंह जी ने ये स्टेटमेंट आप कह रहे हो ठीक बिल्कुल दिया था, कटक में दिया था, नेताजी जन्म स्थान में। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को बिल्डअप कर रहे थे, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा कि हम करेंगे। और उसी कॉन्टेक्स्ट में बाद में हम लोग और नेताजी के परिवार के लोगों ने मिलकर काम किया साथ में। तो हम लोगों ने ये मुद्दा उस टाइम पे मोदी जी तक पहुँचाया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो मोदी जी तक ये मुद्दा नेताजी की डेथ वाला जो था वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते होते ही हमने उठा लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसको देखूंगा। और बाद में वो प्रधानमंत्री बने तो फिर आपको पता है कि उन्होंने कुछ फाइलें पब्लिक करी है, कुछ इस पर डेवलपमेंट हुई है, लेकिन पूरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ हुआ। अच्छे काम हुए लेकिन पूरा नहीं हुआ। ये तो सर हमने दो एंगल्स पे बात कर ली, लेकिन एक और एंगल निकल कर आता है गुमनामी बाबा का। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस गुमनाम हुए और गुमनामी बाबा के नाम से वो यहाँ पे रह रहे थे। क्या सच में गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? देखिए ऐसा कि जब मैंने बोला कि मैंने ये पूरी जो शुरुआत की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी कर रहा था, तो हिंदुस्तान टाइम्स में जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हम लोगों ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट की थी कि जिसके पास में इस इशू से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमको आके दे। तो लोगों ने हमको ईमेल लिखे, उस जमाने में चिट्ठियां भेजी, चिट्ठियां आजकल लिखते हैं लोग, चिट्ठी भी लिखा करते थे, समय बीत चुका है इतना। और लोग आके फिजिकली हमसे मिलते थे। हमारा ऑफिस भी बहुत अच्छी जगह पे दिल्ली में, बिल्कुल कनॉट प्लेस में ऑफिस था करके। तो यहाँ लोग, तो नेताजी के परिवार के लोग आए, INA के लोग के रिश्तेदार, ऐसे करते करते लोग हमसे मिलने आते थे, बातचीत। तो मुझे याद है कि एक दिन मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मैंने कुछ देखा लोगों को, जो देखिए आज के ज़माने में जब से इंटरनेट का ये एज आया है, मोबाइल फ़ोन का आया, तो आजकल जो दिल्ली वाले होते हैं ना, लोग कहते हैं कि दिल्ली की हवा लग गई, किसी को शहर की हवा लग गई। आजकल हवा सभी जगह लगी हुई है। तो जैसे कपड़ों का स्टाइल पहनने का सेम ही है, मतलब कोई आप ये नहीं कह सकते कि वो छोटे शहर में लड़का की वहाँ जीन की पैंट नहीं मिलती अच्छी। आजकल सब जगह सब कुछ मिल जाता है। तो आजकल लोगों का वो पूरा बराबर ही है, मतलब आप शक्ल देख के आप नहीं बोल सकते कि ये शहर का कि वहाँ का है। लेकिन उस ज़माने में वो मालूम चल जाता था कि हम लोग शहर के, ये लोग थोड़े से किसी पुराने छोटे टाउन के लोग आ रखे हैं। तो मुझे दिखाई दिया कि कोई लोग आके बैठे थे, जो मतलब लग रहा था कि वो कुछ ये लोग जो है, मतलब क्या नाम है, मतलब शहरी नहीं है, मतलब कहीं छोटी जगह से आए हैं हमारे हिसाब से। उस तरह की धक्के थिंकिंग उस जमाने में थी हम लोगों की। तो उन्होंने मुझे, फिर कुलीग ने बोला कि ये लोग कहीं यूपी से आया है, वो कह रहे हैं कोई गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस था। तो मैंने उसको, जो हिंदी में दिल्ली की में जो गाली देते हैं माँ बहन की, मैंने उसको बोला कि पागलपंती की बात है, सुभाष बोस कहाँ से आ जाएगा यूपी के अंदर, वो भी गुमनामी बाबा। ये इतना ऑकवर्ड चीज़ थी सुनने के लिए कि मैंने गाली दे करके मैंने उसको रिस्पॉन्स दिया और फिर उसको हमने गाली दे के भगा दी कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम पागल हो। मतलब मैं तो सुनने को राजी नहीं था, आप लोग तो बड़े महान आदमी हो कि बुला के पॉडकास्ट कर रहे हो। मैं तो गाली दे के माँ बहन की भगा दिया था कि क्या, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस यार, सुभाष चंद्र बोस कहाँ से आ जाएगा वो भी यूपी के अंदर। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल टू एनीबॉडी हु इज लाइक, वो भी खासकर जो हम लोग दिल्ली के पैदा हुए हैं, तो हमें तो इट डिडंट ऐड अप एट ऑल। तो वो कहानी थी। उसके बाद में लेकिन हुआ क्या, आपको मालूम है कि सरकारी तौर पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कुछ, उसका लबोलबाब ये है कि गवर्नमेंट के लेवल पे पता लगा कि कहानी ये है। तो उसके बाद से उस पर मैंने वो इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ पे करी, और उसके बाद में जो करी है, और करने के बाद ये पूरी कहानी को, जो पहले इसमें 2 भाग है। पहला भाग की ज्यादा लोग क्या कहते हैं कि भाई नेताजी थे तो क्यों निकल के नहीं आए, नेताजी थे तो क्यों छुप के रहे, ठीक है ना। तो ये इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आप ना, घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा और घोड़े के पीछे गाड़ी होती है, आप गाड़ी को पहले रखे हो। हमारा इसका सोचने का तरीका मेरा बदल गया। वो ये है कि आप पहले इस सवाल को भी मत पूछो कि क्यों निकल के नहीं आए, आप पहले सवाल ये पूछो कि भी पहले वो आदमी सुभाष चंद्र बोस का सबूत क्या उसका,
क्योंकि जब तक ये मुझे पहले तो ये लगना चाहिए कि आदमी नेताजी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कि हमने और हम वो जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम लोग एविडेंस के बेस पे करेंगे। मान लीजिए कि आपने बोला जी ये सुभाष चंद्र बोस है और ये निकल के नहीं आए, तो पहले मैंने इंक्वायरी करी और मुझे मालूम चला कि ये आदमी सुभाष बोस, क्योंकि और भी ऐसी थ्योरियां बाबों की आई हैं यहाँ पे। करेक्ट। तो मैंने वो थ्योरी इस पे घुसा और मैंने कहा जी सुभाष चंद्र बोस नहीं है। तो जब मैंने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि वो नेताजी नहीं है या नेताजी नहीं हो सकते, तो वो क्यों निकल के नहीं आए, वो कहाँ रह रहे थे, क्यों था, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बला से इस देश में 1000 साधु महात्मा रहते हैं, आप जहाँ मर्जी रहिए, खुश रहिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप क्यों बाहर निकल के नहीं आए। मुझे इंटरेस्ट सुभाष बोस पे, मुझे बाबा में इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दावा किया जा रहा है कि ये आदमी सुभाष चंद्र बोस थे, इसके पीछे कोई पुख्ता बैकग्राउंड है कि नहीं है, एविडेंस चलो पुख्ता रीजन तो है कि उसके बाद में मैं अपना दिमाग लगाऊंगी क्यों सुभाष बोस निकल के क्यों नहीं आया बाहर। लेकिन पहले आप मुझे लोग बोलना शुरू कर दे कि सुभाष बोस तो निकल के नहीं आ सकती इसलिए वो सुभाष बोस नहीं हो सकता, ऐसे एविडेंस नहीं चलता कोर्ट कचहरी में, ऐसे कमीशन इंक्वायरी कर दी। पहले आप देखेंगे इसमें एविडेंस क्या है। तो जब मैं इस पे एक्टिव हुआ था तो मुझसे पहले इस पे कुछ जर्नलिस्टों ने इंक्वायरी की थी। ओके। तो उसमें अशोक टंडन जी ने केस स्टार्ट किया था और उसमें और वी.एन. अरोड़ा जी वो दोनों अभी हैं और उनके साथ में उस ज़माने में अलग अलग लोग थे। सैयद कौसर हुसैन उनकी डेथ हो गई, निर्मल निवेदन थे। तो ये इंक्वायरियाँ उस ज़माने में 1985 के आसपास में एक महात्मा की, साधु महात्मा की अयोध्या में डेथ होती है। अयोध्या में मरने के बाद ये कंट्रोवर्सी हुई कि वो सुभाष बोस थे। उनके चेलों ने बोल दिया कि ये आदमी किसी को मिलता था नहीं, कमरे में बंद रहता था करके। तो जब वो निकला बाहर तो फिर वो टंडन जी ने पहले स्टोरी को ब्रेक किया, उन्होंने बोला कि सुभाष बोस है। उन्होंने अपनी फिर स्टोरियाँ लिखी, अपने बाद में डिटेल में स्टोरी लिखी। उसके बाद में एक बहुत बड़ा अखबार था उस जमाने में, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, जो कलकत्ता से चलता था। उसके इंग्लिश एडिशन था, उसके बंगला एडिशन भी मेरे ख्याल से कुछ और थे। तो उस पत्रिका के जो हेड थे तो कुणाल कांति घोष, बहुत जाने माने पत्रकार, मतलब पद्मभूषण वगैरह, वो नेशनलिस्ट बहुत बड़े थे और सुभाष बोस को भी जानते थे, उनसे बनती नहीं थी उनकी, तो वो उसके हेड थे। तो वो उन्होंने फिर उस पर इंक्वायरी उन्होंने करवाई। तो उन्होंने इंक्वायरी किया तो उसमें 3 कौसर हुसैन जो थे वहाँ के लोकल एडिटर थे, उनके साथ उन्होंने प्रोफेसर वी.एन. अरोड़ा जी को, वह भी हैं, अरोड़ा जी को उसमें डाला वो लोकल इंक्वायरी करने के लिए। और दिल्ली से एक बहुत जाना माना पत्रकार ये निर्मल निवेदन को लेकर आए। निर्मल निवेदन काफ़ी जाना माना उस जमाने में था, ये शेखर गुप्ता जी के दोस्त थे। आज के दिन में अगर वो जीवित होते निर्मल निवेदन, तो वो अभी टॉप लेवल पे होते मीडिया में, बिकॉज वो बहुत पहुंचा हुआ जर्नलिस्ट था उस जमाने का बड़ा। मैं शेखर गुप्ता के दोस्त थे, उनके साथ में उनकी लिखी किताबें अभी तक चलती हैं। मतलब उन्होंने जो किताबें लिखी, उन्होंने टेररिज्म वगैरह के ऊपर, उनकी किताबें अभी भी बिकती हैं। जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनको इंक्वायरी करने के बाद उनको लोग कहते हैं मार दिया गया इस केस पे। मुझे नहीं पता, बट ये कि उनकी 86 में उनकी डेथ हो गई थी, ऊपर ट्रस्ट चढ़ गया था उनके ऊपर यहाँ पे। लेकिन उन्होंने इंक्वायरी उन्होंने करी, तो इन्होंने अपनी तरीके से जो उनको वहाँ पे उनके हाथ में एविडेंस निकला, टंडन जी के पास में, इन लोग के पास में, अपने तरीके से जो इंक्वायरी की, इन्होंने बोला, मतलब उन्होंने वो शायद वो कि हमें सुभाष बोस दिखाई दे रहे हैं। तो साल 2001 में मैं मुखर्जी कमीशन वहाँ जाती है यूपी में, और जहाँ पे इस आदमी के मरने के बाद में बवाल मचा था, तो उसका सामान जो था वो उन्होंने कोर्ट ने सील करके रखा था, तो उसको अनसील किया गया। तो मैं भी वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने कमीशन का काम देखा और साथ में मैंने इन लोगों से मुलाकात की, टंडन जी से और अरोड़ा जी से। बाकी लोग तो सैयद कौसर हुसैन साहब जीवित थे, लेकिन मेरी बातचीत उनसे बहुत कम हुई है। लेकिन टंडन जी से मेरी अच्छी बात हुई, उन्होंने मुझे कागज वागज दिए, उनकी वजह से मैं ये काम मैंने शुरू किया। तो आप ये कह सकते हैं कि तो इन्होंने जो काम किया था मैंने उसके आगे स्टार्ट कर दिया। तो अगर उन्होंने स्टोरी को 1 से लेके वो 5 तक लेकर आ गए थे, तो मैंने 6-7 से मैंने आगे बढ़ाना शुरू किया और मैंने तो वेरीफाई किया उनका कि ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उनके एविडेंस की बात कर रहा हूँ, उसको मैं आगे ले गया करके। और ऑब्वियसली मेरा टाइम अलग था, ये अलग था। तो ये स्टोरी जो इन पत्रकारों ने उस जमाने में की थी, ये कहीं ना कहीं यूपी से बाहर निकल नहीं पाई थी उस जमाने में। 87-88 में खत्म हो गई थी। मैं क्योंकि हिंदुस्तान टाइम में था और हिंदुस्तान टाइम्स की रीच इंटरनेट की एज में दुनिया भर में थी, तो गुमनामी बाबा की स्टोरी को इंटरनेशनल करने वाला मैं हूँ। मैं उसको फॉरेन कंट्री में तक सब जगह फैला दिया और ऑब्वियसली डाटा बहुत निकाल के हम लोग आगे निकाल के। तो आज के दिन में अगर आप मुझे सवाल पूछोगे तो मैं आपको एविडेंस पे आंसर दूंगा कि गुमनामी बाबा सुभाष बोस है नहीं है, उसके बेसिस करने के 3 एविडेंस आते हैं। एविडेंस की कैटेगरी है 3 की। पहली कैटेगरी है आपकी और ये अपना आई विटनेस अकाउंट, कि जिन लोगों ने उनको देखा, उनसे बातचीत की है।
मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट जो आई है साल, अब मुखर्जी कमीशन, पहली बात ये लोग समझें कि ये आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज था, वो कोई पत्रकार नहीं था, ठीक है। तो उसको एविडेंस का पता है। आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, मैं नहीं मानता, ये नहीं करने को करता। मनोज कुमार मुखर्जी की आप गूगल सर्च कर लो, जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसको भी पता है एविडेंस क्या है। तो आप अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझें, आजकल लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं गूगल करके। मनोज कुमार मुखर्जी की जो, जस्टिस मुखर्जी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि देयर इज क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस की आदमी सुभाष बोस था। तो वो एडमिट कर रहे हैं कि क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस है कि आदमी सुभाष बोस था। ओके, तो उसका आप मतलब समझते हैं क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस का? कोर्ट कचहरी के अंदर अगर कोई आदमी बोल दे कि मैंने फला फला आदमी को गोली चलाते देखा था, तो दूसरे आदमी को फांसी हो जाती है। करेक्ट। आई विटनेस अकाउंट की ये कोर्ट में एक क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट की ये वैल्यू है कि आई विटनेस, सारे मर्डर के केस इसी में सेटल होते हैं, बहुत सारे केसेस कि आपने आई विटनेस ने देख लिया, अकाउंट चाहिए और वो क्रेडिबल होना चाहिए। जो क्रेडिबल नहीं उसको हटा दीजिए। तो वो एडमिट कर रहे हैं कि क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट है, और वो लोग जो सुभाष बोस को भी मिल चुके थे, वो उस आदमी से मिलते हैं, ऐसे कॉन्टेक्ट में रहे, वो सारे के सारे कह रहे हैं सुभाष बोस। उनके झूठ बोलने का मोटिव नहीं है, कोई झूठ बोलने का मोटिव होना चाहिए ना। करेक्ट, कि मैं बोल रहा हूँ मेरा मोटिव क्या है, मेरा लाभ क्या है, मेरा लाभ क्या है उसमें। कहते किताब बेचे मुझे, मैं पागल नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, किताबें अगर आप लिख रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो कभी भूल के भी किसी फ्रीडम फाइटर पे किताब मत लिखना। पैसा कमाना है तो फिल्म एक्टर पे किताब लिखो, क्रिकेट पे किताब लिखो, पैसा वहां पे। अगर पैसा बनाने के लिए आपने किताबें लिखनी है तो बहुत अच्छे अच्छे काम इस देश में आप कर सकते हो। लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, कि लोग पॉडकास्ट सुन लेंगे, जब किताब खरीदने जाएंगे तो वो लव स्टोरी उठाएंगे, राइट, तब वो उठा के वो गैंगस्टर की किताब पढ़ेंगे, डॉन की किताब पढ़ेंगे। फिल्में डॉन की चलती हैं, फ्रीडम फाइटर की फिल्में फ्लॉप होती हैं। कोई फिल्म देखने नहीं जाता हॉल के अंदर फ्रीडम फाइटर की, वो डॉन की फिल्म देखने जाएंगे। तो अगर ये पागलपंती की बात है कि पैसे कमाने के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ पत्रकार के तौर पे, इस बात का मुझे ज्ञान 2001 से ही है कि नेताजी पे किताब लेके मेरी कोई सेल फिगर कोई लाखों में नहीं जाने वाली। लेकिन अगर मैं नॉवल लिख दूंगा लड़का लड़की की लव फेयर का स्टोरी को, तो लाखों लोग पागल हो जाएंगे पढ़ के उसको, अगर मुझे लिखना आता है तो इसमें कोई पैसा नहीं है। तो मेरा भी मोटिव कोई नहीं, उसका मारो गोली। ये जो लोग जो उनसे मिलते थे या जो उनके कांटेक्ट में थे, आपके बस्ती में है, कोई अयोध्या में है, कोई लखनऊ में है, उस आदमी का झूठ बोलने का कोई मोटिव है कि नहीं है। मैं पिछले 20 जो जीवित रहे हैं, मैं उनको 20-20 साल से जानता हूँ। खाते पीते अमीर घर के अंग्रेजी बोलने वाले लोग बैठे भैया, कोई झूठ बोलने का मोटिव नहीं है। कलकत्ता बैठे कोई झूठ बोलने का उनका मोटिव नहीं है। कई लोग फ्रीडम फाइटर थे जबरदस्त, कई लोग फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लोग हैं, उनके माँ बाप उनके या उनके बड़े भाई वगैरह तगड़े फ्रीडम फाइटर थे जो सुभाष बोस से जुड़े थे। वो लोग क्यों झूठ बोलेंगे? एक इतना बड़ा एक फ्रीडम फाइटर है, उसकी पोती बैठी अमेरिका में, अमेरिकन सिटीजन है, उसको झूठ बोलने का मोटिव मुझे बता दो क्या है? उसका जीवन बढ़िया चल रहा है, अमेरिकन सिटीजन है, पासपोर्ट लेके बैठी अमेरिका में, उसका जीवन की पटरी बदल चुकी है पूरी। उसे क्या मोटिव है झूठ बोलने का? करेक्ट। जो आप सब यहाँ बैठ के सपने दे रहे हो कि मैं अपने बच्चे को ग्रीन कार्ड वहां भेज दूंगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, H1 वीजा मिल जाएगा, आजकल मिलना बंद हो जाएगा वो ऑलरेडी उसके पास में है। तो उसका झूठ बोलने का मोटिव क्या कि साहब मेरे दादाजी उनसे मिलते थे, वो सुभाष बोस थे। तो ऐसे 50 लोग एविडेंस इस तरह के जो मुखर्जी ने किया या मैंने देखा है, वो सुभाष बोस थे। मुखर्जी ने एडमिट ये भी किया कि उनके भगवान गुमनामी बाबा, जो जिसका नाम, ये गुमनामी बाबा एक नाम दिया गया था मीडिया द्वारा, उस आदमी का नाम ये नहीं था। उसको लोग जो मिलते थे भगवान जी वर्ड यूज करते थे ज्यादातर। तो भगवान जी के पास जो सामान मिला था, उसमें जो कागज लेटर वेटर मिले थे, खासकर वो लेटर जो उन्होंने कलकत्ता में उन लोगों को लिखे हैं जो नेताजी के साथ जुड़े हुए थे, फ्रीडम फाइटर हो गए, फलाना टमकाना और किस्म के लोग, वो एविडेंस को आई विटनेस अकाउंट को मैच कर रहे हैं। तो क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट, डॉक्यूमेंट्री, दोनों एविडेंस मैच कर रहे हैं। प्रॉब्लम मुखर्जी कमीशन के सामने जो मोटी प्रॉब्लम ये आई थी कि गुमनामी बाबा जिसको बोलते हैं, उनकी हैंडराइटिंग उन्होंने उठाई इंग्लिश में और बांग्ला में, उनका उन्होंने हैंडराइटिंग टेस्ट करवाया और वहां पे कुछ दांत मिले थे जो ये अजम्पशन था कि दांत उन्हीं के ही हैं, प्रूफ नहीं है लेकिन था, मेरा मानना उन्हीं के दांत थे। उसका डीएनए टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव ये रिपोर्ट बाहर आई, हाँ, डीएनए की नेगेटिव रिपोर्ट और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की नेगेटिव रिपोर्ट के बेस पे ये कहा जाता है कि ये आदमी सुभाष बोस, ये स्टोरी प्रूव नहीं हो पाई। तो मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये मेरे पास में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो उसका लोगों ने मतलब निकाला कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला कि एविडेंस है, आई विटनेस अकाउंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो तो मैच कर रहा है, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस मैच नहीं कर रहा। तो ये कहानी वहां फंस गई। उसके बाद में ये बात, क्योंकि मैं एज ए पत्रकार के तौर पे फॉलो कर रहा था, तो मुझे कमीशन के लोगों ने ही उस टाइम पे बताया बात पे कि ये इन्होंने गड़बड़ी करी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट इस पूरे केस में पहले दिन से हमारे फेवर में नहीं थी। इन्होंने मजबूरी में कमीशन बनाया कोर्ट के आदेश में, और ये हमसे कॉपरेट बिल्कुल नहीं कर रहे थे।
तो गवर्नमेंट की लैब से और क्या रिपोर्टें मिलेंगी हमारे को। तो ये हमको डाउट इसके बारे में है। उसके बाद कुछ समय बाद साल 2010 में आते आते ये तो बात किसी ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताई कमीशन के अंदर, कोई काम मुखर्जी साहब नहीं, जिस मुखर्जी इस बात हमसे नहीं करते थे, बस दूर से नमस्ते करते थे, चले जाते थे। ही वॉज अ वेरी पुराने ज़माने का जज था, चुपचाप रहता था बिल्कुल। तो जैसे बाद में साल 2010 के आसपास में आते आते जस्टिस मुखर्जी का कोई इंटरव्यू चल रहा था कलकत्ता में, तो गलती से उनकी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें रिकॉर्ड हो गई, तो जहां उन्होंने ये बोल दिया कि वही आदमी सुभाष बोस थे, लेकिन मैं साबित नहीं कर सका उसको, और सरकार की रिपोर्टों में गड़बड़ी बड़ी हुई है। तो ये बात वहाँ पे नहीं। फिर उसके बाद में मैं उनसे मिला भी कई बार, मैं और मेरा दोस्त चंद्रचूड़ घोष उनसे मिले कई बार जा करके, तो उन्होंने ये बात हमें बोली कि इन्होंने रिपोर्टें चेंज करी हैं और बाकी उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो सुभाष बोस से सारा एविडेंस पूरा का पूरा मैच कर रहा है। तो ये तो अब तो बेसिकली एविडेंस 3 कैटेगरी में आ रहा है। आई विटनेस अकाउंट, अब उसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, राइट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, राइट। और उसके बाद तीसरा फॉरेंसिक में ये आता है कि जैसे हमने जैसे ये अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल दोनों रिपोर्टों में इन्होंने गड़बड़ी करी है। तो आज के दिन में हमने एस्टैब्लिश कर दिया है कि रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई है। ओके। तो डीएनए में गड़बड़ की है, और हैंडराइटिंग में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से रिपोर्ट मंगा ली। तो वहाँ पे 3 टॉप एक्सपर्ट्स, एक तो भारत सरकार का रिटायर्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अफसर हैंडराइटिंग का, जो गवर्नमेंट का हेड था हैंडराइटिंग डिपार्टमेंट का, जो भी कह सकते हैं जमाने में, सबका गुरु और सबका जाने माना बीलाल कपूर, उनकी डिटेल में रिपोर्ट है कि सुभाष चंद्र बोस है। ओके। इंग्लिश में और बांग्ला हैंडराइटिंग दोनों का बेस पे। एक अशोक कश्यप जी जाने माने प्राइवेट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी डिटेल में रिपोर्ट है कि सुभाष चंद्र बोस है। ठीक। तीसरा कर्ट बैगेट, हमने टेक्सास अमेरिका में एक बहुत जाने माने अमेरिका में एक्सपर्ट हैं, जिनका कुछ लेन देन सुभाष बोस से नहीं है, अमेरिका में रहते हैं। मैं लेक्चर के लिए वहाँ गया तो लोगों ने मुझे ऑफर किया कि भाई आप कह रहे हो कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर टेस्ट करवाते हैं एक्सपर्ट से, तो इंडिपेंडेंट होंगे। मैंने कहा बिल्कुल कराइए, तो कराया। तो कर्ट साहब की डिटेल में रिपोर्ट है कि सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है। सरकारी रिपोर्ट अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर ये आप प्राइवेट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, खासकर आप कर्ट साहब की रिपोर्ट देखते हैं, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, जैसे एक मंडल साहब की रिपोर्ट है, तो मंडल साहब की रिपोर्ट जो कहती है गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, वो 2 पन्ने की रिपोर्ट है, उसमें कोई रीजन नहीं दिया क्यों वो कह रहा है। और यहाँ पे कर्ट बैगेट साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिन्होंने 40 पन्ने की रिपोर्ट में डिटेल में समझाया कि आदमी सुभाष बोस था। तो कौन सी रिपोर्ट को आप मानेंगे? 3rd क्लास रिपोर्ट सरकारी, या फिर 1st लेवल की इंटरनेशनल रिपोर्ट, अमेरिकन रिपोर्ट, जिनका कोई झूठ बोलने का मोटिव नहीं है। इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स है। तो ये कि वो रिपोर्ट वहाँ स्थापित होगी। डीएनए के अंदर हमने बाद में हमने एस्टैब्लिश किया है, वो अगर आप पूछेंगे आपको मैं आंसर दूंगा लंबा, कि वो उसमें घपलेबाजी हुई है। एक्सपर्ट ने हमको अपनी लिखित में राय दी है, बहुत जाने माने एक्सपर्ट डीएनए के, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ज्ञानेश्वर चौबे जी BHU में भी हैं, अभी है वहाँ पे, तो डीएनए के बहुत जाने माने एक्सपर्ट भारत के अभी हैं वो। तो उनका डिटेल मुझे रिपोर्ट लिख के दिया है कि सरकारी रिपोर्ट को मैंने स्टडी कर लिया, रिपोर्ट में 50 प्रॉब्लम आ रही है। तो वो रिपोर्टें दोनों की दोनों डीएनए की और हैंडराइटिंग की सरकारी झूठी रिपोर्ट है। तो आपने झूठी रिपोर्टों के बेस पे आपने ये बोला कि वो सुभाष बोस नहीं थे। आज के दिन में हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि वो रिपोर्टें जो है, और किसी माई के लाल में अगर हिम्मत है तो ये रिपोर्टें जो हमारी रिपोर्टें हैं, प्राइवेट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, और ये जो रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है, आपको मैंने एग्जांपल दिया मंडल साहब की रिपोर्ट का, अगर इतना ही इनमें अगर इनमें जिगरा है, इन दोनों रिपोर्टों को किसी फॉरेन कंट्री भेजो चेक कराने के लिए, और उनसे पूछो इसमें से कौन सी रिपोर्ट जेन्युइन है, आपको मालूम चल जाएगा। ओके। सो आपने जो चीजें बताई हैं उससे 2 सवाल बड़े खड़े होते हैं। पहला ये, सरकार को ऐसी क्या जरूरत है कि रिपोर्ट बदलवानी पड़ी, पहला। दूसरा, अगर उस पर सवाल उठे और जिस तरह से आपने इंडिपेंडेंट होके जांच करवाई, और वो वैल्यूबल जिन लोगों ने उसको किया है वो बहुत वैल्यूबल लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स आई है, और उसमें पता लग रहा है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस एक ही आदमी है, तो सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि सरकार नहीं लेना चाहती ना। सरकार अगर मैं फैसला नहीं लेना चाहता, अगर सरकार को लगता है कि सच्चाई निकालने से देश का नुकसान होगा, कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, तो उसको नहीं निकालेंगे। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो होगा? सच्चाई बाहर आने के बाद ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सरकार? तो उसलिए मैंने आपको बोला था कि हम जो सवाल उठाते हैं कि अगर वो नेताजी थे और क्यों बाहर निकल के नहीं आए, उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि क्या नेताजी होने के सबूत है कि नहीं है। तो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि आपको मैंने बहुत मोटा बहुत ब्रीफली आपको बताया कि हमारी थ्योरी हवा में नहीं चल रही, कि मैं इतना काना कच्चा आदमी नहीं हूं ना कि उसने कहा मैंने मान लिया। मैं पूरी दुनिया का, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और न्यूयॉर्क से लेकर के लॉस एंजलिस तक का मैं घाट घाट का पानी पी के बैठा हूँ। तो मैं भी पागल नहीं हूँ, जो मैं पब्लिक की सभी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी करी हुई है, देश विदेश के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके पूरा रिसर्च किया। वो आप काउंटर कीजिए एविडेंस के बेस पे, वो काउंटर करते नहीं है, वो बोलते जी हम नहीं मानते। तो अभी आपके सामने एक हाइपोथेसिस है कि गुमनामी बाबा की थ्योरी हवा में नहीं है, इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन है।
आपको डाउट है तो आप चेक करवा लो, लेकिन हमने करवा के हैंड राइटिंग वगैरह सब रिपोर्टें दी हुई हैं, ठीक है। तो एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसमें इस चीज को जानने के लिए कि वो सुभाष बोस क्यों निकल के नहीं आए, वो क्या कर रहे थे, उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स कौन होगा? वही आदमी जो खुद था। अब अभी मैं आपको ये बोलूं कि गुमनाम अली बाबा ने ये बात बोली तो आपको मैं नहीं मानता, लेकिन जब मैंने आपको एस्टैब्लिश कर दिया कि ये सुभाष चंद्र बोस थे, तब उसकी बात का मीनिंग कुछ और निकल के आएगा, है ना? तो वो कहते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अयोध्या में एक बाबा की डेथ होती है, बाबा ने लिखा कि भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ कोई, और प्लेन क्रैश होने से बहुत टाइम पहले मैं प्लानिंग कर रहा था भाग जाने की, और मैं अक्टूबर के आखिर में मैं सीक्रेटली रशिया गया, और रशिया में जाके मैंने वहाँ की टॉप लीडरशिप बातचीत कर ली थी, और मैं रशिया चला गया। फिर वो डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब इस जमाने में देखिए रशिया में वो जो प्रिजनर कैंप चलते थे, जो आपके वो जो गुलाग जिनको बोलते हैं, जो साइबेरिया में कैंप थे, उनके अंदर क्या घटना घटती किसी को नहीं मालूम था, ये सीक्रेट बातें थी। पहली बार दुनिया को मालूम चला 1973-74 में एक बड़ी मशहूर किताब आई थी, अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन, जो खुद रशियन था, वो डिफेक्ट करके चला गया था यूरोप अमेरिका में, उसकी किताब आई थी गुलाब आर्किपेलागो। उसमें उसने डिटेल दी है कि साइबेरिया में एक्चुअली होता क्या अंदर में, जो उनके प्रिजन कैंप हैं, जो सिटीज हैं करके। तो क्या मैं अब आपको अगर ये बोलूं कि साहब एक आदमी जो साधु महात्मा है, यूपी में रह रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि साइबेरिया के कैंप कैसे काम करते हैं इस किताब आने से पहले, तो फिर वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो सुभाष बोस थे, तो जब वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि वही सुभाष चंद्र बोस थे, तो उनके मुंह से जब बातें निकल रही हैं कि प्लेन क्रैश से पहले ही कैसे भागे, प्लेन क्रैश में क्या घटनाक्रम हुआ था, क्यों गए, कहाँ गए, उनके शब्द हैं कि स्टालिन ने मुझसे दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं किया, मेरे अपने लोगों ने किया, ये उनके शब्द हैं कि स्टालिन डिड नॉट ट्रीट मी लाइक एन एनिमी, माय ओन पीपल डिड। क्रेमलिन की बातें कर रहे हैं, रशिया की बातें कर रहे हैं, उन्होंने पंडित जी के बारे में स्टेटमेंट दी है, गांधी के बारे में स्टेटमेंट दी है, सबके बारे में बोला है। तो सारी बातें बहुत ज़्यादा हाईली कंट्रोवर्शियल उन्होंने बातें बोली हैं। तो मोटा मोटा जो उसका लबो लबाब निकल के आ रहा है उस पूरी कहानी का, अगर गुमनाम अली बाबा की कहानी जो हमने की, वो सुभाष बोस थे कि उनको मालूम था कि लड़ाई हार रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर भी आ रहा है कि लड़ाई वो हार रहे हैं। ये गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में भी आ गई, सुभाष बोस ने भी सोचना शुरू की, मैं आगे अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो उनके लोगों ने कहा कि अगर आप पकड़े गए, अगर लड़ाई खत्म हो जाती, आपको तो गोली मार देंगे अंग्रेज यहाँ पे, तो सारी फ्रीडम स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल तो 1942 में जो ये आप एक तो ये करने को राजी नहीं हो रहे थे, और जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया भी था तो अंग्रेजों ने डंडे मार मार के उसको दबा दिया। 4 महीने के अंदर पूरा आंदोलन खत्म हो गया, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया उससे, और इन्होंने अपोलॉजी महात्मा गांधी ने लिख करके दिया कि भैया हमारा आंदोलन नहीं है ये। उन्होंने सबने हाथ पल्ले झाड़ दिए इस बात को लेकर के। ये झूठी कहानी हमको गवर्नमेंट वाले पढ़ाते हैं पूरे उसके केस के बारे में। तो जिस आंदोलन से पूरा केस ही खत्म हो गया, लोग जेल पहुंच के जेल में किताबें लिख रहे थे, ये अकेला आदमी लड़ाई लड़ रहा है। तो लोगों ने इनके बोला, इनके जो साथ में थे, कि अगर आप पकड़े गए तो आपको मार दिया जाएगा, आपका बचना जरूरी है देश के लिए। तो उन्होंने प्लानिंग की, मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझे संरक्षण देगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में। तो वो घूम फिर के उनके ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने ऑप्शन रोकी, रशिया वॉज द ओनली प्लेस कि रशिया में उनको संरक्षण मिलेगा। उन्होंने रशियन एम्बेसडर से बातचीत स्टार्ट की, जापान में रशिया का एम्बेसडर था, और करते करते गुमनाम अली बाबा की थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बोला कि प्लेन क्रैश की पूरी कहानी प्लांट हुई है। वही बात जस्टिस मुखर्जी ने बोली कि स्टोरी प्लांट हुई है, कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, एक नकली प्लेन क्रैश की स्टोरी को प्लांट किया गया, और ये उस कहानी के प्लांट करके ये रशिया चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। फिर गुमनाम अली बाबा ने ये बात बोली, जो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो भारत का जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है सन 47 में, जो जिसको इंडिपेंडेंस हम बोलते हैं, वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ है वो अंग्रेजों की शर्तों के हिसाब से हुआ है। तो उसका उनका ये मानना था कि उसमें भारत के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट थे, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट थे, मैं और आप कॉमन आदमी हैं तो हम सोचेंगे अपने जीवन के बारे में कि 20 साल बाद मेरा क्या होगा, 30 साल मेरा क्या होगा, ठीक है। लेकिन जो आदमी देश के लिए सोचेगा, प्रधानमंत्री होंगे या हमारे सिक्योरिटी में आईबी के जो डायरेक्टर होंगे, ये लोग सोचेंगे आने वाले 15, 20, 30 साल में प्रोजेक्शन की जाती है कि देश कहाँ जाएगा, हमारा क्या संबंध पाकिस्तान से होगा, चाइना से क्या होगा, अमेरिका से क्या होगा। तो गुमनाम अली बाबा भी ऐसी बातें करते थे, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, ये वो करके। तो उन्होंने वो बोला कि भाई उनका ये मानना था कि जिस कंडीशन में और सर्कमस्टेंसेस में ये ट्रांसफर पावर हुआ है, उससे भारत का बेड़ा गर्क होगा। और उन्होंने बोला कि भारत के ऊपर ये जो कोल्ड वॉर जो अमेरिकन और रशियंस के बीच में होनी शुरू हो गई है, ये भारत में लड़ी जाएगी, ये उनका मानना था। अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो फिर उसके बाद में अब ये चीजें कम से कम यूपी के लोगों को शायद समझ में कम आएंगी कि उन्होंने बोला कि जब रशिया में पहुंच जाते हैं वहां पे, तो वहां पे जाने के बाद में उनका ये इंटरेस्ट था कि कुछ मूवमेंट हो, रशियन का भी कुछ इंटरेस्ट था, कुछ कन्वर्जेंस हुआ। और वो रशिया के जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, कोवर्ट का मतलब ये होता है कि आज के दिन में, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ साल पहले मुझे किसी ने बताया था कि आईबी डायरेक्टर के पास में 60,000 रिपोर्ट आती है रोज की, ठीक है, कोई फिगर किसी ने दिया था।
और उनमें से एक भी रिपोर्ट किसी चैनल में नहीं आती, इसका मतलब वो चीज़ें नहीं घट रही। हम और आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में दुनिया भर के मिलिट्री का ऑफिस है, दिल्ली में रॉ के 4-5 ऑफिस है अदर देन दी हेडक्वार्टर्स। अब क्योंकि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी अखबार में नहीं आ रही, इसका मतलब वो नहीं है किसी ने क्या, वो तो पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, NTRO काम कर रहा है, रॉ काम कर रहा है, उसके बारे में कोई खबर चैनल में नहीं आती, इसका मतलब वो डिपार्टमेंट नहीं है क्या? तो वो कोवर्ट ऑपरेशन है, हर चीज़ ओपन में नहीं होती, छुपा की गवर्नमेंट, आधी गवर्नमेंट पब्लिक में, आधी गवर्नमेंट सीक्रेसी में काम करती, खासकर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस वाले। तो रशिया के कोवर्ट ऑपरेशंस में उन्होंने बोला कि वो उसमें जुड़ गए, उनका पर्पस ये था कि भारत को बचाना है, और उस हिसाब से, और उनका दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो INA जो लड़ाई जो हारे थे मिलिट्री फील्ड में, उसमें हरवाने में एक बहुत बड़ा हाथ अमेरिकियों का था, क्योंकि अमेरिकियों ने रगड़ा जापान को। यहाँ आजकल लोगों ने कुछ थ्योरियां फ्लोट कर दी कि भारतीय सेना के लोगों ने जाके जापान को हरा दिया। वो झूठी बातें हैं, जापानी तुम्हारी चमड़ी तुम्हारी उधेड़ चुके थे एक बार 1942 में, और फिर उधेड़ते ये लोग। देखो ये आप जलियांवाला बाग नहीं था ना वो, कि वहां गए मालिक ने बोला गोली मारो, गोली मार दी और वो ढेर हो गए लोग। वहां जापानी तुम्हारे से 4 गुना तुमसे उस्ताद थे। तो वो अंग्रेज के ये जापानी ने तो इनका खून निकाल देना था, वो तो अमेरिकन ने बम फेंके इनके ऊपर, और पहले उन्होंने एयरफोर्स से अटैक किया पे। तो इसने उनको दिस मैन हु जो गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस है, उनकी उस बात से अमेरिकन से लेके बड़ी खुंदक थी कि इनकी वजह से मेरा पूरा केस खराब है। रशिया दुश्मनी अमेरिका के साथ में, तो वो कोवर्ट ऑपरेशंस में उन्होंने बोला कि मैं उनके साथ में रहा। अब ये आगे कहानी जो है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ, कंबोडिया में क्या हुआ, लाओस में क्या हुआ, अब वियतनाम की लड़ाई क्या है, ये किसी को नहीं पता आज के देश में, हमारे देश के। खासकर अगर मैं उस यूपी की बात करूं, यूपी देखिए, ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक किताब जो पहली वाली आई थी, उसके ऊपर लेके एक डिस्कशन हुआ था। उस डिस्कशन करने वाले थे, उसकी जो चेयर थे जगमोहन साहब थे, जो गवर्नर साहब थे पहले। तो जगमोहन जी बड़े हैरान हो, कहते यार ये तो हमें तो पता नहीं चला गुमनामी बाबा का, ये तो बड़ी जबरदस्त बातें निकल के आ रही है, तो ये ऐसी किताबें कौन पढ़ता है। तो उसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि बस्ती एक नाम का एक जगह है यूपी के अंदर, आप शायद गए होंगे वहां पे, आपको पता बस्ती कैसा है, पुराना टाउन है, छोटा सी, बिल्कुल दिल्ली भारत के जैसे रिमोट एरिया है वैसा करके। मान लीजिए कि बस्ती में आज आपकी मेरी पोस्टिंग वहां पे होती है, हम दोनों लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हैं, पुलिस में, भी को मारो गोली, ठीक है, लोकल ILO में आपकी नौकरी, आप मेरे बॉस हो, मैं आपका जूनियर हूँ, और मैं आपको रिपोर्ट करूंगा सर शहर में नया बाबा आया, बाबा टाइम मैगजीन पढ़ता है अमेरिका वाली। तो आप मुझे बोलोगे ना कि पता लगा कौन सा बाबा पैदा होगा, ये बस्ती के अंदर जो बैठा टाइम मैगजीन पढ़ रहा, करेक्ट, आज के दिन में, हाँ है। और मैं आपको बोलूँ 1960s के अंदर एक बाबा बैठा हुआ है बस्ती में, और वो बैठ के टाइम मैगजीन पढ़ रहा है, रीडर डाइजेस्ट पढ़ रहा है, PG वुडहाउस के नावल पढ़ रहा है, चार्ल्स डिकेंस का पूरा कलेक्शन उसके पास में है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वॉल्यूम पढ़े उसके पास में, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन विल एरियन डूरेंट, ये सारे नाम जो ज्ञानी लोगों के टॉप लेवल की लिस्ट में होता है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, जिनको इंग्लैंड अमेरिका से पढ़ करके आए हैं, टॉप लेवल के लोग, ये उनकी चीज़ें हैं। इतना महाज्ञानी इंसान बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें वो पढ़ रहा है, वो कमेंट कर रहा है, मार्जिन पे लिख रहा है उनके बारे में, आपको बता रहा है कि दुनिया में क्या घटना घट रही है, उसको इतनी अच्छी समझ है सिक्योरिटी की, भारत की, विदेश की बातें कर रहा है, ये बस्ती में क्या कर रहा है बैठ करके। तो ऑर्डनरी आदमी तो नहीं है वो दिखाए। तो वो जगमोहन जी ने बोला कि यार ये टाइम मैगजीन कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से बाबा पैदा हो गया यूपी के अंदर। फैक्ट है ये, जिस यूपी के अंदर जो बाबा, देखो एक बात ध्यान रखना कि जो साधु महात्मा को अंग्रेजी बोलनी आती है, उसके पीछे सारे अंग्रेज आते हैं पहले, पूरे के पूरे, जैसे वो बीटल्स आ गए थे आपके महेंद्र मिश्री के पीछे में, राइट। और सारे बाबाओं के 4 आश्रम खुलेंगे अमेरिका में जाकर के, इंग्लैंड में, ठीक है ना। हमारे जितने साधु महात्मा सबके अमेरिका में गर्मी में 6 महीना वहीं रहते हैं वो लोग जाकर के, कि जिस साधु महात्मा को अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है वो फौरन में जाएगा वो ठंडी हवा खाने के लिए। तो ये आदमी इतना महाज्ञानी, इतना उसको इतनी उसकी जबरदस्त उसकी अंग्रेजी में कमांड, उसकी जबरदस्त बंगला में लिख रहा है, संस्कृत वो पढ़ रहा है, ये आदमी कैसे छुप के बैठा हुआ। तो वो कह रहे थे वो, तो उनका ये बोलना था कि भाई मैंने ये डैमेज उन लोगों को किया, ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, विदेशी भी। और उन्होंने बोला कि यह ट्रांसफर ऑफ पावर के टाइम पे, ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ भारत में, ये सीक्रेट क्लॉज है कि ये मुझे हैंड ओवर करेंगे हमारी सरकार। और वो ये बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, मैं निकलूंगा देश हित में तो मुझे पकड़ने के लिए विदेशी ताकतें आपकी सरकार पे, गवर्नमेंट पे आप पे प्रेशर लगाएंगी, लोग मना करेंगे लेकिन लोग तकलीफ में आ जाएंगे मेरी वजह से। भारत बहुत गरीब देश है, देश बहुत गरीब है, लोग गरीब है मेरी वजह से, और दूसरे दुनिया में दूसरी कंट्री हम पे सैंक्शन लगाएंगे हमारे पे, मेरी वजह से लोग तकलीफ में पड़ेंगे, तो मुझे यही रहने दो, मैं काम कर रहा हूँ देश के लिए।
लेकिन मेरा निकलना देश हित में नहीं है। तो यूज्ड टू से कि माई कमिंग आउट इज नॉट इन इंडिया नेशनल इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात घटना घटी थी, नोट्स बनते थे, जैसे मिनट्स बनते हैं ना बड़े लोगों के, तो कलकत्ता से लोग आते थे जो खुद फ्रीडम फाइटर थे, उनके मिनट्स बनते थे। तो एक जब इंदिरा गांधी ये गवर्नमेंट गई है, मोरारजी भाई गवर्नमेंट बनी है, तो उनका सवाल उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं ये सरकार आपको बोलती है कि आप बाहर निकले, अपना स्थान ग्रहण करें। तो उनका आंसर था कि अगर मैं बाहर निकला तो बहुत से इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, सुभाष चंद्र बोस 1940 में आखिरी बार भारत में देखा गया, ठीक है। उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, 5 साल की जिंदगी वो खत्म हो गई। इतना समय बीत गया, हम उस देश में रह रहे हैं और उस दिल्ली में बैठे हैं जहां लोग मनमोहन सिंह को भूल गए। आज इतने साल के बावजूद भी मैं 3-3 घंटे के पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। मैं जाके भाषण दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। मेरा लास्ट लेक्चर IIT मद्रास में था, ठीक है। मैं IITs में लेक्चर दे रहा हूँ, वहाँ 3-3 घंटे लोग सुन रहे हैं मुझे। मैं MIT बॉस्टन अमेरिका में लेक्चर दे रहा हूँ, वहाँ पे इंडियन अमेरिकन 3-3 घंटे के लिए सुन रहे हैं बैठ करके, ठीक है। ज़्यादातर यंग लोग, बुड्ढों को चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आज के दिन में आप इतना इंटरेस्ट सस्टेन कर सकते हो उस आदमी के जाने के बाद, इतना बवाल आज मच रहा है। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने कुछ केस किया था तो अर्नब ने प्रोग्राम दिखाया था, तो अर्नब जी ने मुझे बताई बात कि टाइम्स नाउ के जो एडिटर थे कि ये जब सुभाष बोस की हमने कहानी दिखाई है तो टाइम्स नाउ को बहुत कंट्री में देखा जाता है और हमें इतना अच्छा रिस्पांस किसी और में नहीं मिला इस केस में। इतना बढ़िया लोगों ने देखा, वो जो TRP शेयरपी जो भी किया थे वो लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते। मैंने उनको बोला बॉस आपने दिखाया क्या अभी तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हो। तो इतना लेके उसको अभी इतना बवाल मच रहा है। और मैंने आपको अभी जो बताया है अभी तक, वो मैंने आपको 4th क्लास का बताया। मैं इस केस का PhD हूँ। अभी आपको मैं 4th क्लास की बातें बता रहा हूँ, राइट। अभी तो बहुत दूर की बात है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं बात, रशिया में क्या हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, करेक्ट। जब इतना उसमें इंटरेस्ट अभी इतना सस्टेन हो रहा है, अगर वही आदमी जिंदा बाहर निकल के आ जाए, सुभाष बोस तो जब उनको सवाल पूछा भाई क्यों नहीं आप बाहर निकल के आते, गवर्नमेंट बोला मैं बाहर निकलूंगा तो बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस बाहर निकलेगा सन 77 में और उससे पहले में, पहली बात ध्यान रखो कि सब लोग खुश होंगे क्या? उनका जो बंगाल जो उनका गृह प्रदेश है जहाँ के वो आते हैं, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी वाले पावर में थे, करेक्ट। उन्होंने उनको पहले क्या बोला, तो जो कुत्ता वर्ड उनके लिए यूज किया था। तो सब लोग नेताजी के सपोर्टर तो नहीं है ना। बंगाल में भी 90% बंगाली सुभाष बोस को सपोर्ट नहीं करते, ये आप लोग को पता नहीं बात को। नेताजी को लेके बहुत सारी इस देश में भ्रांतियां हैं। उसमें से पहली भ्रांति है कि बंगाली सुभाष बोस के सपोर्टर होते हैं बहुत बड़े। 1 नंबर का झूठ, 90% बंगालियों को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस 90% में बहुत सा परसेंटेज उनके खिलाफ में, सारे के सारे गांधी जी के और पंडित जी के सपोर्टर बैठे हैं, सागे का घोष टाइप लोग हैं ये लोग, मोहम्मद मित्रा टाइप लोग हैं। कोई सुभाष बोस में उनको इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। ये झूठी बात है। कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेशन रहा पूरे स्टेट में शुरुआत से। कहां से आप हमें बदनाम कर रहे हो, सुभाष बोस सपोर्टर बना रहे हो बंगालियों को आप? तो यहाँ पे अगर वो निकल के आते हैं तो सब तो उनके सपोर्टर नहीं है ना, राइट। एक आदमी सपोर्ट में, दूसरा खिलाफ के अंदर भी तो बैठा हुआ है। तो अहिंसा के पुजारियों ने क्या किया था 84 के अंदर, जब पेड़ हिला था, जमीन गिरी थी, तो ये चुप बैठे रहेंगे अहिंसा के पुजारी क्या? जब गांधी जी की हत्या हुई तो अहिंसा के पुजारी चुप बैठे थे क्या? जाके पूछो महाराष्ट्र में क्या हुआ था। तो उसने कहा अगर मैं बाहर निकला तो यहाँ पे निर्दोष मारे जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे। तो इट्स नॉट अ जोक। सुभाष चंद्र बोस इज नॉट गोइंग टू कम आउट एंड आने के बाद में वो इलेक्शन ही लड़ने जाएंगे लखनऊ से MLA के, तो प्रॉब्लम होगा। फॉरेन कंट्रीज आपको पड़ेगी कि आदमी वॉर क्रिमिनल है, ये आदमी इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स का इसका चार्ज लगा रखा है। 2nd वर्ल्ड वॉर में ये तो जो हिटलर के साथ बैठा हुआ था, तो वो इट इज प्रॉब्लमेटिक थिंग सिचुएशन। अब पहले मैं लोगों को बोलता था कि साहब ये ऐसी बातें बोलते थे वो कि मैं बाहर निकला तो प्रॉब्लम होगी और ये देश पे प्रेशर आएगा। तो खासकर हमारे यहाँ पे ये दिल्ली और यहाँ के यूपी के लोगों में ना, हमें ये ना ये लंबी छोड़ने की आदत है। हम लोग बहुत ज्यादा ये अतिशोक्ति अलंकार लगाते हैं कि कौन है, हम लोग देख लेंगे, किसकी हिम्मत है जो हमको दबा दे। तुमने 2 फिल्में देख ली बॉलीवुड की, तुम अपने आपको बड़े 30 मार खां समझ रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है भैया तुम्हारी दुनिया में? आप हो कौन? आप जो कह रहे हो कि हम ये कर देंगे, नुपुर शर्मा वाले केस में तुम्हारी हवा तो कतार ने निकाल दी थी। तुम क्या घंटा करोगे अगर तुम्हारे पीछे इंग्लैंड अमेरिका पड़ जाए 50s के अंदर? करेक्ट। अभी तो और ये तब की बात है जब आपके पास में आजकल थोड़ा खाने वाने को हमारे कपड़े शपड़े थोड़े ढंग के हो गए। हमारी हालत क्या थी हमसे पूछो पहले, जाके जरा गूगल करना, पुराने देखो वीडियो हिंदुस्तान की 80s में हालत क्या थी हमारी। करेक्ट। इतना होने के बावजूद आप कतार का प्रेशर नहीं आप झेल सके अपनी पार्टी के आदमी को लेकर के। और आप कह रहे हो कि 2nd वर्ल्ड वॉर का आदमी जो 2nd वर्ल्ड वॉर में एक्सिस फोर्सेस के साथ में रहा है, कोलैबोरेटर था उनके हिसाब से, वो बाहर निकल के आएगा। प्रेशर अगर आप पे अमेरिका बहादुर का पड़ता है या इंग्लैंड का पड़ता है, पूरे वेस्टर्न कंट्री का पड़ेगा, आप उस टाइम क्या करोगे?
दे डोंट अंडरस्टैंड सीरियसनेस। वो समझते हैं कि ये कोई लड़ाई हो रही है, कोई लोकल दंगा नहीं है कि कौन है मैं देख लूंगा, कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इसके इंटरनेशनल नेशनल रेमिफिकेशन होंगे। वो क्यों निकल के आएगा? इलेक्शन कहाँ लड़ेगा, कौन सपोर्ट करेगा? सपोर्ट सिस्टम खत्म हो चुका है उसका। तो ये ऐसी कहानी है। सो आपकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग और जिस हिसाब से आपके पास सबूत हैं और ये चीजें निकल के आई हैं, गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र 200%, 50 बहुत से मैंने बोला कि मेरे को ये गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस है या नेताजी जीवित थे वो सब, ये इसका सोर्स मुझे गवर्नमेंट से ही मिला है, मुझे अंदर से। तो ये कहानी को ठोक बजा करके 50 सोर्सेज से गवर्नमेंट के आउटसाइड। अब सीधी बात ये है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल ही कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैंने कुछ साल पहले किसी आईबी के डायरेक्टर से बात करी हुई, ठीक है। अब वो बात को तो पॉडकास्ट में दूंगा नहीं आपको मैं, राइट, कि क्या बात कर निकला, करेक्ट, क्योंकि मैंने इस केस में बीट कांस्टेबल से लेकर डायरेक्टर आईबी तक लोग लेवल तक सबकी बात करी है। इतने साल 25 साल मुझे हो गया, किससे नहीं मिला मैं? तो ये तो अब, लेकिन उसका एविडेंस नहीं है ना। मैं आपको तो एविडेंस वो दे रहा हूँ कि जो किताब में लिखा है, जो कागज है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। तो ये स्टोरी ठोक बजा करके देश विदेश में, जहां तक मैं हूं, गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो है सरकार को डिसाइड करना, लेकिन सरकार की प्रॉब्लम है कि वो नहीं खोल पा रही है। ओके, सो अनुज जी, सवाल बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय है कि शायद हम 10, 15, 20 एपिसोड अगर बनाएंगे वो भी कम पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम है कि उसका सुनने में मजा आता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो टाइम बहुत टाइम का लोग के पास में टाइम का कंस्ट्रेंट है। लेकिन डेफिनेटली हम इस पे आगे भी काम करेंगे और मैं आज चाहूंगा कि गुमनामी बाबा और एक वो रशिया वाली जो स्टोरी है कि एग्जैक्टली सुभाष चंद्र बोस वहां पे गए और वहां पे क्या हुआ, इस पे हम जरूर आगे इस पे डिस्कशन करेंगे। ये अपने आप में सारी की सारी चीज अपने आप में पूरे चैप्टर हैं, ये पूरे कि ये चैप्टर तो मैंने सारा कवर किया। कि बताने के टाइम पे अब आप वर्बली बोलते हैं तो एक लाइन 2 लाइन निकलती है मुझसे, या अगर हम उसी में चले गए तो प्लेनक्रैश की थ्योरी में मैंने आपको इंटेलिजेंस की इंक्वायरीज की मल्टीपल रिपोर्ट्स है, राइट, अमेरिकन रिपोर्ट है, यहाँ की रिपोर्ट है, CIA की रिपोर्ट है, तो सारा बहुत लंबा चौड़ा लबाब है। तो इतना छोटी चीज नहीं है। लेकिन आपको मैं निचोड़ के गन्ने का जूस पिला रहा हूँ, लेकिन गन्ने सारे पड़े मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस पे हम डिस्कशन करेंगे, प्लान करेंगे आगे। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो मतलब वाकई में बड़ा कमाल का है और शायद मुझे लगता है कि ये स्टोरी, ये जो थ्योरी है वो बहुत हद तक सुलझ चुकी है कि गुमनामी बाबा ही। आई थिंक ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास भी जो क्वेश्चंस आए थे उनका मानना यही है, मैक्सिमम लोगों का, जिनसे क्योंकि मैंने भी पॉडकास्ट से पहले थोड़ा रिसर्च किया और चीजें जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में लोगों के बीच में क्या सवाल है, तो उनका मानना है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस। देखिए, जो भी रीजनेबल पर्सन होगा, अगर अल्लाह, मेरे दिमाग में ये कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, तो आई कांट हेल्प इट। लेकिन जो भी व्यक्ति इसको रीजनेबली इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी मैंने बात करते करते आपको मैंने हिंट भी दिए हैं कि इसमें आप कोई पार्टी वार्टी या कोई रीजन को आप नहीं ला सकते, क्योंकि जो एविडेंस है वो हर तरफ से आ रहा है। तो मैं आपको ऐसा नहीं कोई मुझे को बोलेगा जी आपने ये, जैसे ये बोला ना कि स्टोरी प्लांट की गई है RSS की, कई लोगों ने फ्लोट कर दिया, राइट। तो सैयद कासर हुसैन क्या RSS के आदमी थे? तो चिंता मत कीजिए, मेरे पास सब डाटा पड़ा हुआ है। कांग्रेस के लोगों का भी इसमें वो है। मुझे तो कांग्रेस के लोगों ने प्राइवेटली बोला कि आप जो कह रहे हैं हमको पता है, लेकिन अब ये लंबे चौड़े मुद्दे हैं, इसको डिसाइड करना ऊपर के लेवल को डिसाइड करना। right. मेरा मानना ये कि जितनी अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोग बातचीत करेंगे, देश में डेमोक्रेसी है। अभी कम से कम ये जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, हॉस्टाइल तो नहीं है कम से कम, तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इनके ऊपर। तो आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर निकल के आएगी। अब ये कि मेरे जीवन में आती है कि मेरे मरने के बाद में आती है, कि मेरा भी हाल वही होगा जो प्रेमचंद का होगा। प्रेमचंद जी जीवन भर तो पूछा नहीं उनको, मरने के बाद में आप बाजी प्रेमचंद जी बड़ी अच्छी किताबें लिखते हैं। तो कई कि हमारा जीवन में ये होता है कि हम लोग मरने के बाद मशहूर हो जाते हैं। तो ये निकलेगा सच, आज नहीं तो कल। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो विदेश से फाइल निकल के आएगी बाहर, जैसे और अभी निकल के आ चुकी है। तो ये सच्चाई बाहर निकल के आएगी, लेकिन वो कब आएगी मुझे पता नहीं। लेकिन कम से कम पब्लिक को हम अवेयर करें और जनता में मुद्दा उठे, सवाल उठे, ताकि गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले। बिल्कुल, गवर्नमेंट को पता है वो असलियत क्या है। बिल्कुल सर, आप वाकई में कमाल का काम कर रहे हैं और जो भी आपकी टीम है, ग्रुप है, उसके साथ आप काम कर रहे हैं। लेकिन अकेले कैसे मैनेज कर पाते हैं आप ये सारी चीजें? वो लंबी चौड़ी कहानी, वो एक और जो लोग हैं अभी प्रेजेंट में, जो आपको सुन रहे हैं, हमारे दर्शक जो इंटरेस्ट है इसमें अपना योगदान देने के लिए, वो आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? वो मतलब अकेला नहीं है। जैसे आपने पॉडकास्ट किया तो ये सपोर्ट है ना, जब तक, क्योंकि मैं बैठ के ये बातें फोन पे कर रहा हूँ आपसे, तो उसका आप और मैं सुन रहे हैं। लेकिन अभी आपने यहाँ पॉडकास्ट बनाएंगे, दिखाएंगे, तो पहली चीज आप लोगों ने ये करनी है, जो हमको सुन रहे हैं, कि आप ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को आप शेयर करो, ठीक है ना, ताकि
और पॉडकास्ट हम करें और लोग बुलाएं, क्योंकि मेरे पास मीडियम आ गया कि चैनल में जाकर के 5 मिनट की बात देने से अच्छा है कि मैं बैठ के 1-2 घंटा बात करूं डिटेल में, ठीक है ना। वहाँ तो मौका देते नहीं बोलने का, उनका फॉर्मेट ही अलग है, जबकि मेरे मित्र वहाँ पे, लेकिन उनका फॉर्मेट अलग है उनका, तो उस फॉर्मेट में कहानी फिट नहीं हो पा रही। दूसरा ये कि आप तो इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे वहाँ जाएगा तो लोगों को दिखाइए, देखिए, सुने, ये मेन चीज़ है। दूसरा ये कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितना बोल लूँ, इसको अगर समझना किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिटेल, क्या सबूत, क्या एविडेंस, क्या कौन सा फुट नोट है, तूने कहाँ से उठाया, कौन सा गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। अच्छा, मैंने कई चीज़ों की ना फोटोग्राफ लगा रखी है डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका मैं अगर बोलूँगा कि अमेरिकन ने पहली इंक्वायरी सुभाष बोस की डेथ पे की, और उनका मानना था कि ये कहानी ठीक नहीं है। तो ये वर्बली बोलना और बात है, लेकिन मैं उसका आपको डॉक्यूमेंट का न केवल साइटेशन दूंगा, आपको वो डॉक्यूमेंट का फोटो भी दिखाऊंगा साथ में, ये देखो बेटा एविडेंस है। तो सारी चीज़ों को पूरा थोक बजा के किताब में डाला। तो ये 2 किताबें मेरी है, एक मैं आपको बोलूँगा लिंक अगर डाल दें तो एक किताब है द बोस डिसेप्शन। ओके, ये किताब छापी है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। तो जो आप में से व्यक्ति किताबें छापने में इंटरेस्टेड हैं, उनको शायद ये मालूम होगा कि पेंगुइन रैंडम हाउस दुनिया का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस है। किसी अरे गहरी किताब वो हाथी लगाएंगे नहीं। तो ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना हमने पापड़ बेले जिंदगी में जाकर के आज उस लेवल पे आ गए हैं कि पेंगुइन रैंडम हाउस किताब छाप रहा है सुभाष बोस की डेथ के ऊपर। तो वो किताब है, वो किताब बेसिकली हमने जो मोदी सरकार ने जो फाइलें पब्लिक करी है, या इससे पहले हम लोगों, ये हमारे ही प्रेशर की वजह से हुआ था, या हमारे कहने पे, मैं प्रेशर वर्ड यूज करूंगा, हमारे कहने पे हुआ था, प्रेशर हुआ था मनमोहन सिंह के टाइम पे, तब भी फाइल निकली थी। उसके अलावा जो विदेशों में फाइलें निकली हैं, जैसे ताइवान से हम लोगों ने फाइलें मंगाई हैं और जगहों से, वो सबका निचोड़ निकाल के इस फाइल में डाल दिया कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, वो रूस में चले गए थे और सरकार रूस में आनाकानी कर रही है। ठीक है, ये किताब है बोस डिसेप्शन। दूसरी किताब हमारी है जो पहले आई थी, लेकिन उसका पार्ट 2 है, उसका नाम है कनंड्रम। इतनी मोटी किताब है, 856 पन्ने की, गुमनामी बाबा के ऊपर। कहाँ थे, क्यों निकल के नहीं आया, क्या था, ये था, वो था, वो पूरी PhD उसके अंदर है। उसका मैं बहुत, किसी भी पॉडकास्ट में उस किताब का मैंने 1% नहीं बताया किसी को। उसमें इतने कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं कि मैं ऐसे बोल दूंगा बिना नॉलेज के, तो लोग या तो बोलेंगे पागल है या वो दिमाग घूम जाएगा। तो किताब पढ़िए, किताब में। और दूसरे कि ये दोनों किताबें, खासकर कनंड्रम को आप जब जाएंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसको आप सर्च करते हैं, आप ढूंढते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है प्रोडक्ट में। तो अमेज़न में चेक कीजिए, हो जाएगी इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। तीसरे एक किताब वो है कि ये दोनों किताबें अंग्रेजी में है, और इनका हिंदी में रूपांतर कम से कम कनंड्रम का करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड किताब है। तो एक किताब हमने लिखी थी, गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस। ये कनंड्रम का एक छोटा सा वर्जन है इंग्लिश में, उसका एक हिंदी में वर्जन भी डाला, तो मैं उस हिंदी वाले का लिंक आपको दे दूंगा कि वो लोग उसको उठा ले। तो किताब पढ़े, किताब पढ़ने में आपको मजा आएगा, लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। तीसरा ये कि मेरे को लोग ना लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे मैंने अभी IIT मद्रास में गया था लेक्चर के लिए, तो वो मुझे लोग बुलाए, अब तो सीजन शुरू हो गया, ठंडक का टाइम में लोग बुलाते हैं कि मुझे एक ऑडिटोरियम चाहिए होता है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज वगैरह में अच्छा मिल जाता है, और वहाँ पे पीछे बड़ी स्क्रीन लगा करके पीछे में ऑडियो वीडियो, जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मैं आपको ऑडियो दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेटमेंट दिया था कि सुभाष बोस इनडायरेक्टली जीवित है, तो बताऊंगा ना आपको, मैं वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि आप उसको बात को मानेंगे कि फला फला आदमी ने ये वर्ड यूज किया, ये देख, ये डॉक्यूमेंट है, ये वीडियो, ये गुमनामी बाबा की हैंड राइटिंग है। तो वो दिखाते हो तो बड़ा लोगों को बड़ा मजा आता है। इसलिए लोग मुझे देश दुनिया में हर जगह मुझे बुलाते हैं। मैंने बहुत जगह गया, देश विदेश में, इंग्लैंड में गया, हर जगह गया, तो वो लोग सुनते हैं, लोग घंटों घंटों बड़ा एंजॉय लेते हैं। तो बोला ये प्रोग्राम कीजिए, मुझे ट्विटर में डालिए कि अनुज जी प्रोग्राम करवाना है आपका, तो मैं आई विल कोऑर्डिनेट। पर पहले अपने एंड पे कंफर्म करना, उसके बाद ऐसे मतलब मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मत करना कि आप मुझसे बात करके फिर मैं पता करूंगा जी टीचर मना कर रहा है। पहले कंफर्म करो, फिर मुझे कांटेक्ट करो। तीसरा ये कि पहले मैं नहीं बोलता था लोगों को, लेकिन आपने बोला कि अकेले लड़ाई लड़ना चीज़ों बड़ा मुश्किल है। मेरा UPI ID आप दिखाते हैं लोगों को, तो मैं लोगों से बोलता हूँ कि 10 रुपये मेरे को दो, 10 रुपीज़ ईच, बिकॉज वो बहुत बड़ी संख्या, मैं सारा कुछ अपना छोड़ छाड़ करके, नौकरी वोकरी छोड़ के सब इसमें बैठा हूँ। तो कम से कम अपना भैया अपना तो पेट मेरा कम से कम अपना तो सिक्योर रहूँ मैं कम से कम लाइफ में। आज से 20 साल बाद आप लोग नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। राइट, मैंने सब कुछ नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, तो मेरे तो पीछे कोई जमीन जायदाद नहीं है पीछे से, तो थोड़ा पब्लिक से फंडिंग मिले तो मेरा कम से कम मैं अपने सिक्योर होकर अपना काम करता रहूँ। तो मेरा UPI ID है, तो UPI ID में लोग जो है, मैं तो 10 रुपये मांगता हूँ, आप उसमें डालो ताकि मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे फाइनेंशियली, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट तो करेगी नहीं इसके ऊपर, कोई पार्टी सपोर्ट करेगी नहीं, क्योंकि किसी को ये इसमें वोट मिलना नहीं इस केस में। तो ये 3-4 मुद्दे हैं, ये करें, और बाकी पॉडकास्ट को देखें, लाइक करें, ताकि और पॉडकास्ट हो डिटेल में हो, क्योंकि ये बड़ा अच्छा, भगवान भला करे, अमेरिकियों का उन्होंने ये बड़े इंटरनेट बना दिया, उन्होंने मोबाइल फोन बना दिए, ये बना दिया। आज के दिन में हम लोग खुली बातें कर सकते हैं। हम जैसे लोगों ने दूरदर्शन का दौर देखा है, हमें पता है कि हमारी किस्मत फूटी हुई थी। ये अगर पॉडकास्टिंग आज से 20 साल पहले हो रही होती तो हम लोग धमाल करते थे 20 साल में। राइट, उस टाइम हमारा जमाना कुछ और था। आजकल
इतना अच्छा जमाना आ गया तो कम से कम इसका इस्तेमाल तो करें हम लोग पूरा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल अनुज सर, आप जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर दी हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास आए थे और वो रह गए हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में उन सारे एंगल्स को देखा जाए, रशिया वाले एंगल्स को देखा जाए और बाकी और जो भी एंगल्स छूटे हैं उन पे हम चर्चा करें और आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपने हमारे लिए समय निकाला और आप आए और बहुत सारी जानकारियाँ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो हमारे साथ थे अनुज धर सर, जो पिछले कई सालों से इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी भी रिसर्च और थ्योरी कहीं ना कहीं ये बताती है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। किस कारण से वो सामने नहीं आए इस पर भी चर्चा हुई। बाकी कैसा लगा पॉडकास्ट जरूर बताइएगा। अगर इस केस से जुड़ा कोई भी सवाल आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनकी अभी तक इस थ्योरी को लेके बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं। इसी के साथ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और आगे किन टॉपिक्स पर आपको पॉडकास्ट देखना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आप देख रहे हैं योग चरण। नमस्कार।